ओ ओके यार, एक ये वैसे फॉर्मूला भी, इसको बाद में डेरिवेशन करेंगे, बट अभी के हिसाब से इतना तो समझ ही सकते हैं कि DPP2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ओके तो यार ये कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं कुछ, हम नॉर्मली जो बैटरी लगाते हैं मतलब उसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, राइट। तो वो कुछ ऐसी वाली कहानी है, ये भी होता है, उसके चक्कर में यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आता है। ये वाली कहानी हमने देख ली थी, है ना। और इस Q की वैल्यू होती है C इंटू वी के बराबर। इस Q की वैल्यू होती है C इंटू वी के बराबर। क्या क्यों हो रहा है ये? हाँ कुछ गड़बड़ है ना। व्हाट? आपका हाथ भी लग रहा है। नहीं भाई, कहाँ इतने ऐसे करके कर रहा हूँ और कैसे लगेगा? यहाँ पे कुछ चेंज करना है क्या? नहीं। ओके तो Q इज इक्वल टू हमारे पास CV है, वेयर C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर, है ना। और हमारे पास जो एनर्जी होती है या तो हम हाफ CV स्क्वायर से निकालते हैं या Q स्क्वायर बाई 2C से निकालते हैं, डज नॉट मैटर, वो कुछ भी लिख दो। यहाँ पे अभी मुझे दोनों चीजें पता है, तो हाफ CV स्क्वायर। फिर इन्होंने अब स्टेटमेंट बस पढ़ लो, केवल सब रिप्लेस करना है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला गया है। अच्छा थोड़ी सी कहानी हमने ये बताई थी कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर एनर्जी स्टोर होगी। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सारी, इफ यू रिमेंबर, केवल कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। ये जो प्लेट है इसका जो एरिया है वो A है और सेपरेशन इसके बीच का D है। कहना ऐसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है ये वाला, इस चीज का एरिया A, ये A और सेपरेशन है D। तो कहना है जो जहां पर एनर्जी स्टोर्ड है वो एक क्यूबॉइड टाइप की चीज है जिसका प्लेट का एरिया A है और D है। तो कहना है उसका वॉल्यूम A इंटू D जैसा कुछ होगा। तो जो स्टेटमेंट बोला उसको लिख दो, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। सो प्रैक्टिकली व्हाट दे आर आस्किंग इज दिस। अब उसको रिप्लेस कर देंगे जिस फॉर्मेट में पूछा गया है। U की जगह में रिप्लेस कर, सॉरी U की जगह लिख रहा हूँ हाफ CV स्क्वायर और C की जगह लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हाफ CV स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब A और D से डिवाइड कर दो। गायब गायब। तो अब इस फॉर्मेट में V और D के फॉर्मेट में पूछा, देखो हाफ बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, V स्क्वायर बचा और D स्क्वायर बचा। यार यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, बता ही देता हूँ यहीं पे, क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम की बात हुई है। तो अगर तुम ध्यान दो, इफ़ यू रिमेंबर, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी, है ना, अगर किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता था, किस अमाउंट से, E इंटू डी अमाउंट से। तो कहना है से यहाँ जाने में मैं कितना चल रहा हूँ, DA। हाँ माइनस तो केवल ये बताता था कि पोटेंशियल कम हो रहा है। सो प्रैक्टिकली क्या हम ये बोल सकते हैं, E इंटू डी की वैल्यू V के बराबर होगी, जो डेल्टा V का काम कर रहा है, मतलब V इज इन दिस केस कहना है E इंटू डी के बराबर होगा। तो क्या हम V बाई डी को E भी लिख सकते हैं, ये मैं बाद में आऊंगा, बट एक फॉर्मूला भी यहाँ पे आ गया है तो बता दे रहा हूँ बस छोटा सा, ठीक है। ये आएगा। अब ये जो टर्म लिखा है ध्यान से देखो, इसको लिख रहा हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई डी का होल स्क्वायर लिखा है, ये है E स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझना ध्यान से, और ये हर जगह वैलिड है। इनडायरेक्टली इसका डेरिवेशन ही यही है। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, समझना। और ये जो फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मैंने बताया कैपेसिटर से, बट जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी जगह पर, उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर। और वो कोई भी हो, एक बार थोड़ा सा, अच्छा कुछ चीजें मैं भी यहाँ पे याद आ गई हैं, मैं बता दे रहा हूँ, तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा अभी, ठीक है। सुनना ध्यान से, बताता हूँ कि क्या क्या लिखना है। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज, किसी भी जगह पर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर। जैसे कि अगर तो तुम्हें याद हो, जब हमने एक होलो स्फीयर लिया था, होलो स्फीयर की हमने सेल्फ एनर्जी निकाली थी, याद है कितनी आई थी? अगर एक होलो स्फीयर को हम Q चार्ज दे रहे थे जिसकी रेडियस R थी, तो उसकी पूरा 4 लोगों ने करा, किसी ने बोला ही नहीं पूरा। हाँ बोलो। हाँ बोल दे। हाँ तो ये बोलना पड़ेगा ना, KQ स्क्वायर बाई 2R, है ना। तो अगर हमने वहाँ पे कुछ डेरिवेशन करा था, वो डेरिवेशन मैंने बताया था यार, एक इन्फिनिटी से एक चार्ज पकड़ो और उसको लाओ और फिर बार बार वो हमने इंटीग्रेट करा था, Q dQ बना था वहाँ पे और उसको इंटीग्रेट करा था। अब यार प्रैक्टिकली अगर ये होलो स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने से अंदर जीरो है, सेल्फ एनर्जी है, तो एनर्जी कहीं तो स्टोर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द होलो स्फीयर वो
एग्जैक्टली आर से स्टार्ट होती है और वो जाती है अप टिल इन्फिनिटी। मतलब इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाए क्या ऐसे वो कुछ ऐसी होंगी, पक्का? मतलब जो ये KQ²/2R है, ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है? आर से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये सब भी बताया था कि कैपेसिटर वाली कहानी, कि कैपेसिटर का काम हमारा ओरिजिनली आइडिया यही था कि एक एनर्जी जो फैली हुई है उसको स्टोर करना था, इसीलिए +Q और -Q चार्ज लिया है। ये सब लास्ट टाइम बात हो गई, राइट, है ना, कि जो हमने एक इंडिपेंडेंटली अगर स्फीयर लिया तो उसके पास एनर्जी है, यस, KQ²/2R, जैसे इस केस की बात करें। बट ये एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? आर से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी तक। फिर हमने जब स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा तो हमने बोला यार एक काम करो, ये +Q कर दो और इसको एक -Q में बंद, मतलब इसके बीच में कर दो। तो सारी एनर्जी कहाँ इसके बीच में स्टोर हो गई थी। ये हमारा पर्पस था कि वो जो एनर्जी फैली हुई थी जब इंडिपेंडेंट कैपेसिटर है वो स्टोर हो गई और एनर्जी हम ज़्यादा स्टोर कर पा रहे थे। कैपेसिटर वर्ड ही हमने यूज़ किया कि जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज पास पास रखे हुए हैं तो उनकी जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो एकदम से ट्रेमेंडसली बढ़ जाती है। उस सेटअप को हमने कैपेसिटर बोला था। यहाँ तक याद है? पक्का? अब इसको थोड़ा सा सारी चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। हमने जब ये लिया तो एनर्जी स्टोर है आर से इन्फिनिटी तक, है ना। अब वो कितनी एनर्जी स्टोर है? एक्चुअली वो एनर्जी स्टोर है वही सेल्फ एनर्जी KQ²/2R। वहां पे एक डेरिवेशन करा था, एक दूसरा डेरिवेशन समझना, देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है ये भी इसका, कि हमें बताया गया है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम इतनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर होती है। अब वो एनर्जी समझना ध्यान से यार, कहना है से जो होलो स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर स्टार्ट होती है और उसका फॉर्मूला है KQ/x², या छोटा r², KQ/r²। और वो छोटा r², जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो अब देखना इस फॉर्मूले का यूज, ये मेरे पास इनडायरेक्टली लिखा है। अगर मैं एक छोटा dv वॉल्यूम लूं तो कहना है से मेरे पास एनर्जी स्टोर है 12 ε0 × E² के बराबर। मतलब अगर मुझे टोटल U निकालना है तो मैं इस चीज को पूरा इंटीग्रेट कर दूं तो कहना है से मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी आइडियली। एक सेकंड, थोड़ा सा ना प्लीज अभी कोई कुछ मत लिखना, पहले सुन लो सारी कहानी ये यार। तो अगर मुझे U निकालना है कैनाई से हम इसको 12 ε0 E² × dv लिख सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर एनर्जी 12 ε0 तो हमेशा कांस्टेंट है, अगर E भी कांस्टेंट होगा जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कांस्टेंट होता है तो E भी बाहर आ जाएगा। बट जैसे इस केस में E कांस्टेंट नहीं है तो हमने क्या बोला यार, हम अगर कुछ एक छोटा सा कोई एक वही इंटीग्रेशन वाली कहानी, तो अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पे, किसी एक जनरल x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एक हॉलो स्फीयर लूं जिसकी थिकनेस लूं dx, इमेजिन, थोड़ा सा फील समझना इसका आइडिया क्या बता रहा हूं। इस x पे ये dx लिया, क्या इस हॉलो स्फीयर की वजह से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है 12 ε0 कांस्टेंट था उसको बाहर ही फेंक दे रहे हैं, अंदर बचा KQ/x² का होल स्क्वायर। समझो ध्यान से क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस हॉलो स्फीयर की वजह से x डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये KQ/x², उसका होल स्क्वायर और dv। कहने से जो ये पतला सा जो ये स्फीयर जैसा दिख रहा है ये, इसका जो वॉल्यूम होगा कहने से होगा 4πx² × dx, जो भी उसका सरफेस एरिया इंटू dx। तो क्या हम ये बोल सकते हैं dv का काम यहाँ पे करेगा 4πx² × dx। श्योर? तो अब देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, u जो कांस्टेंट उसको बाहर फेंक रहा हूँ वापस से, 12 ε0 k² 1/4πε0 वाला, वो k² बाहर आया, q² भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया, और ये 4π भी कांस्टेंट है ये भी बाहर आ गया। दैट्स इट ना। यहां पर एक x² बचा है, ये x की पावर 4 बचा है, तो 1/x² बचा है। तो हाँ एक मिनट, तो यहां पे बचा है dx/x², यहां तक सही। अब देखो ध्यान से, dx/x² बचा है और लिमिट हमारी कहां से जाएगी, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है विच इज r से कब तक जा रही है, वो इन्फिनिटी तक। तो ये जा रहा है इंटीग्रेशन r से इन्फिनिटी तक। ये भी समझ में आ रहा है? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा एक बार जस्ट हेल्प मी आउट, जो कांस्टेंट है उसको एक बार रिप्लेस कर रहा हूं। ये q² है, अच्छा ये 1/4πε0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे 16 का फैक्टर आएगा, फैक्टर चेक करा रहा हूं केवल, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 16 का फैक्टर आएगा और ये 32 हो गया। और एक काम करते हैं, जो हमने याद किया उसमें एक KQ²/2R था, तो एक k को छोड़ देते हैं, ठीक है, एक k को एज इट इज छोड़ रहा हूं, तो k छोड़ रहा हूं, एक वन ऑफ द k, q² को एज इट इज छोड़ रहा हूं, वन ऑफ द जो k है वो 4π से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे केवल 2 बचेगा। यहाँ तक सही? अंदर वाला मसाला देख लो बस केवल, ये होगा -1/x r से इन्फिनिटी, माइनस को उल्टा करो तो कहना ऐसे वही आ गया। दिस इज अनदर डेरिवेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, और सॉलिड स्फीयर में भी ये सब काम कर सकते हैं। तो जो दो डेरिवेशन है वो ये दो टाइप के डेरिवेशन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अपन रेक्टिफिकेशन करेंगे वो ये है, अब ये अभी क्लास नोट्स में लिखना है, रुक जाओ एक मिनट, पहले एक बार वापस से समझा रहा हूँ। तो एनर्जी मैंने बताया था, जैसे सन से हमारे पास रेज आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ये एक अलग चैप्टर है अपने सिलेबस में, EM वेव्स। बट वहां पर जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। तो वेर एवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इट कैरीज एनर्जी विद इटसेल्फ, और वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ½ एप्सिलॉन E स्क्वायर। तो जो ये ½ CV स्क्वायर जो हमने डेरिवेशन करा था ना, इसका एक और डेरिवेशन होता है कि स्टार्ट करो यहाँ से, E की वैल्यू लिखो V/d और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर से वो यही आता है। सो वो दो साथ में चीजें चलती हैं। तो याद क्या रखना है, वेर एवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बात करेंगे, तो उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ½ एप्सिलॉन E स्क्वायर। और वो कहीं पर भी है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे गए जेई में जहां पर एक सर्टेन, जैसे इसका एक और चीज याद आई उसमें, जैसे इनफाइनाइट शीट थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, इनफाइनाइट शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, अगर शीट है ना, वो बोलते हैं यहाँ पे एक क्यूब रख दिया तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी, बोलेंगे एक ए लेंथ का एक क्यूब रखा है, ए लेंथ का, बताओ उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, ½ एप्सिलॉन E स्क्वायर, E की जगह आएगा ये इनटू वॉल्यूम। तो उस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, दिस इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आइडिया समझ में आ रहा है उसका क्या है। तो ½ एप्सिलॉन E स्क्वायर, ये वर्ड याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कहां पर, अगर वो E कांस्टेंट है तो पूरे डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इफ नॉट देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट द होल कहानी। श्योर, प्लीज राइट एवरीथिंग। अब इसमें कोई हेडिंग वेडिंग नहीं है, ये आइडियली हाँ क्लास नोट्स में लिखना है ये। अच्छा ये क्या है, ओ ये अभी मैंने बताया नहीं, मतलब स्लैब का थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना। अच्छा थोड़ा सा आइडिया मैं बता दे रहा हूँ, हमने ये बात करी थी इफ यू रिमेंबर कि जब अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अगर हम उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से बढ़ जाती है ना, एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है केवल पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस मेंटेन, कितना चार्ज मैं बैटरी से ले सकता हूँ ये बैटरी कभी नहीं डिसाइड करेगी, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से जितना बाहर निकला है उतना ही नेगेटिव उसको अंदर चाहिए। तो बैटरी विल नेवर डिसाइड कि वो कितना चार्ज दे सकती है। हम 1 वोल्ट की बैटरी से 1 कूलम भी चार्ज ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, ये डिसाइड कौन करेगा, कैपेसिटेंस। समझना कि अगर ये 1 वोल्ट की बैटरी, अगर मैंने उसको 1 फैरेड के कैपेसिटर से लगाया 1000 फैरेड, चार्ज उससे कितना भी जा सकता है, यहाँ तक सही। तो जैसे अब देखो ध्यान से, एक कैपेसिटर था, ये एक बैटरी से कनेक्टेड था, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो कहना है उसका कैपेसिटेंस के अमाउंट से बढ़ गया। हमारे पास फॉर्मूला है Q = CV, V प्रॉपर्टी है बैटरी की, तो अगर V सेम है और अगर C बढ़ गया तो कहना है Q हैज टू इंक्रीज। तो अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं है Q, नहीं तो Q हो जाता। इसमें ऑप्शन क्या क्या है वो बता रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी प्रॉपर्टी है सेम रहेगा। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ओके, ये यार मैं बहुत बाद में डिटेल में इस चीज़ को स्लैब वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो हमारे पास आया था σ/ε0 या Q/A ε0। ये अच्छा ऐसे नहीं, बेटर तरीका। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो देख ही लिया है, V/d था ना, है ना, V अभी भी सेम है और इसके बीच का सेपरेशन भी अभी भी सेम है, तो कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। स्टोर्ड एनर्जी थी ½ CV²। अगर मेरा V सेम है क्योंकि बैटरी सेम है और अगर C बढ़ गया तो कहना है U भी बढ़ेगा। बट इसको एक सेपरेट टॉपिक लेके बताऊंगा कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तब क्या होता है, बट ठीक है अभी के हिसाब से इतना समझ में है ना, पक्का। एनी अदर शॉर्ट, ओके। हाँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। यार हाँ मतलब ये कैपेसिटेंस मैंने बताया था कि ये पिछले वाले चैप्टर, इफ यू रिमेंबर ये वाला प्रॉब्लम याद है, देखो कि यार जब हमने 2 स्फीयर लिए थे, एक का R1 था और एक का R2 था और इनको आपस में कनेक्ट करा था, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। याद आ रहा है, एक से X मूव कराया था और फिर पोटेंशियल बराबर करा था। ये सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम लग रहा है, बताऊँ क्या।
कर लेगी, है ना। वो 5 है, याद आ रहा है, एक पे इस पे क्यू था, इसकी रेडियस ए ली थी, इसका 2 क्यू था, इसकी रेडियस 3 ए ली थी, है ना, और वो सॉल्व कर रहा था। एक बार देखना, वो सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम है। और कोई डन? पक्का नहीं कराया ना कुछ? हाँ 8 ये किया नहीं, बस इसमें छोटा सा एक अगर केवल एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर होता है, आइसोलेटेड स्फेरिकल मतलब अगर एक आर रेडियस का एक कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, याद है फॉर्मूला? हमने एक कैपेसिटेंस निकाला यार, ये सब प्लीज यार मत करो ना। क्यू बाई वी करा था, वी था के क्यू बाई आर। तो आइसोलेटेड अगर कंडक्टर है स्फेरिकल तो उसकी कैपेसिटी, नहीं ए बी अपॉन वो था जब वो कैपेसिटर का था, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, वो प्लस माइनस कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर का ए बी वाला था। भाई नोट्स तो पढ़ के आया करना। नहीं तो अभी कौन सा सवाल था? हाँ तो मुझे बताओ, याद है कि n ड्रॉप्स ऑफ मरकरी इक्वल फ्लूइड्स जैसे, एग्जैक्टली यार n ड्रॉप्स ऑफ मरकरी दी गई हैं और उनको फर्स्ट सेकेंड ऐसे अप टिल n, इस पे हर एक पे चार्ज q है, तो टोटल इनको मिलाकर हम एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। तो उस बड़ी ड्रॉप की अगर रेडियस को मैं r डैश बोल रहा हूँ, इसकी r है, तो वॉल्यूम कंजर्व करके हम r डैश और r में रिलेशन बता सकते हैं, है ना। 4/3 पाई r क्यूब, ऐसी कितनी ड्रॉप है n इज इक्वल टू 4/3 पाई r डैश का क्यूब। तो इससे r डैश की वैल्यू आ जाती है अपने पास n की पावर 1/3 इंटू r। अरे ये तो खत्म हो गया फिर तो। अच्छा सब की जरूरत ही नहीं। कैपेसिटेंस हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, वोल्टेज की। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली, ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। अगर नई वाली की रेडियस में पावर 1/3 आ रहा है तो कैपेसिटेंस भी पावर 1/3 हो जाएगा बस केवल, है ना। और कोई बढ़े आगे। ओके तो यार लास्ट वाली जो चीज़ करी थी हमने, उसमें हमने एनर्जी तक पहुंच गए थे और प्लेट और स्फेरिकल और ओके। एक बार क्विकली बस छोटा सा 2 मिनट में एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो हमने स्टार्ट स्टोरी वहाँ से करी कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जहाँ पे यार हम एनर्जी स्टोर कर पाए। तो हमने दुनिया में हर एक चीज़ हैज़ अ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज था। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था स्फेरिकल वाले से कि यार उसके पास इतना है। फिर एक्सपेरिमेंट करेगा और ये पता लगा कि अगर हम 2 कंडक्टर लेते हैं और एक को प्लस और एक को एग्जैक्टली सेम अमाउंट का माइनस चार्ज देते हैं तो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो हमने उस सेटअप को, प्लस और माइनस वाले सेटअप को बोला कैपेसिटर। फिर हमने बोला कि अगर दुनिया में अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं तो उसकी कैपेसिटेंस अलग अलग होगी। कैपेसिटेंस निकालने का तरीका था ये वाला कि हम एक को प्लस एक को माइनस दे तो Q अपॉन V, वेयर V इज ऑलवेज डेल्टा V, वेयर डेल्टा V इज प्लस और माइनस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था। फिर हमने 3 स्टैंडर्ड कैपेसिटर पढ़े जो हमारे सिलेबस में है। वन इज स्फेरिकल, वन इज सिलेंड्रिकल एंड लास्ट वन इज पैरेलल प्लेट, जिसको अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनकी कैपेसिटेंस निकाली और वो तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला लास्ट वाला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस थी एप्सिलॉन नॉट A/D। और उसमें हमने 2 केसेस पढ़े कि अगर हमने बीच में पूरी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया है तो उसकी कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ जाती है, या अगर हमने एक स्लैब डाला है। बट वो फॉर्मूला कब वैलिड था? जब स्लैब का जो एरिया है और प्लेट का एरिया एग्जैक्टली सेम है और T थिकनेस का स्लैब है, तो हमारी कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, याद है फॉर्मूला? नहीं, अगर एक T थिकनेस का स्लैब डाला है तो कॉपी देख के मत बोलो ना। हाँ हाँ ओके चलो D माइनस T प्लस T बाई K आता है नीचे, ठीक है। ओके सो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आई थी उसकी। फिर हमने लास्ट चीज़ पढ़ी कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये किसके फॉर्म में, चार्ज के थ्रू करे। तो हमने लास्ट चीज़ पढ़ी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ CV² या फिर Q²/2C। और यहाँ तक पहुँच गए थे हम, ठीक है। पक्का? अरे तू कहाँ, तेरे से क्या पक्का बोल रहे हैं हम? तो ये थोड़ा सा देखा था ना, रीड किया था। ये देखो अगर जस्ट इन केस क्लास में से जाए यू विल हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग, तो सॉल्व करोगे अपने आप पता लग जाएगा वो समझ में आया कि नहीं। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगली चीज़ है कि तो एनर्जी हो गई हमारे पास। हाँ तो एनर्जी में हमने एक चीज़ और पढ़ ली, अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ थोड़ा सा। एनर्जी में हमने एक चीज़ पढ़ ली है
ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। इट इज ऑलवेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। और हम यहाँ पे पहुंच गए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसकी वैल्यू है V/d के बराबर, और चार्ज हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, एंड सेकेंड थिंग इज पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो। किसी को यहाँ तक बिल्कुल ज़रा सा भी डाउट? पक्का? बिल्कुल नो डाउट ना? राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एज वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक बार समझते हैं, बुक्स में कैसे लिखा रहता है और हम याद कैसे करेंगे, दो चीज़ समझना। नॉर्मली हुआ क्या, सर्किट की हमने थोड़ी सी बात करी थी कि यार जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट करा, यहाँ से Q चार्ज निकला, ये Q चार्ज इस प्लेट में अंदर घुसा तो इस पर प्लस Q आया। ये न्यूट्रल प्लेट थी, इससे Q चार्ज फोर्सफुली बाहर निकला तो यहाँ पे माइनस Q आया, ये घूमा और ये वाला काम हुआ। और बैटरी इज नेवर अ सप्लाई ऑफ चार्ज, इससे Q निकला था तो इसको Q मिल गया और ये सारी एनर्जी स्टोर हो गई। तो अब एनर्जी स्टोर हुई तो यहाँ पे बाहरी इंसान कौन है? बैटरी। तो बैटरी ने मेहनत करी और वो एनर्जी स्टोर हुई ये। अब बैटरी ना दो टाइप से फंक्शन करती है, समझना। जैसे अच्छा, बैटरी का बार बार दिमाग में ना अपना पेंसिल सेल समझना, जो रिमोट के अंदर लगता है, ठीक है। वो पेंसिल सेल इज लाइक अ डीसी बैटरी, जो हम यहाँ पे बैटरी की बात कर रहे हैं। या जब हम पेंसिल सेल को यूज करते हैं ना, तब नॉर्मली ना उससे चार्ज बाहर निकलता है या करंट बाहर निकलता है, जिसको हम बात करते हैं। अगर तुमने देखा होगा एक रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं, रिचार्जेबल सेल आते हैं, तो हमने उनको यूज किया, वो खत्म हो गए, फिर हम उनको वापस प्लग पॉइंट पे लगाते हैं तो वापस चार्ज हो जाते हैं। तो समझना दो टाइप से बैटरी फंक्शन। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज बाहर निकलता है, ये नॉर्मल केस है जहां पे हमने रिमोट में डाला है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। समझना ध्यान से, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और थोड़े टाइम में वो खत्म हो जाती है क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस गायब हो जाता है। अगर जब हम उसको प्लग पॉइंट पे लगाते हैं, ये हम इवेंचुअली इसी चीज को हम करंट के नाम पे बोलेंगे, अगर उसके प्लस टर्मिनल पे चार्ज अंदर घुस रहा है, समझना, ये निकल रहा है अपने आप बाई डिफॉल्ट Q यहाँ पर है। जब हम ऐसे जा रहे हैं तो पूरा Q वो यहाँ पे जा रहा है। जब हम उसको चार्ज कर रहे होते हैं तब उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे चार्ज अंदर जाता है। तो दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी। इस केस में जो हमारा वर्क डन बाय बैटरी होता है वो होता है जो चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, जिसको हम EMF बोलते हैं। जब उल्टा कहानी है, जब बैटरी के तो वो होगा माइनस। अब एक चीज समझना, बुक्स में नॉर्मली ये दो चीजें लिखी होती है। व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको लिखने का या याद करने का एक बेटर तरीका क्या है, याद तुम रखना, वर्क डन बाय बैटरी इज चार्ज, प्लीज रिमेंबर इन द word format, charge coming out from positive terminal of battery, charge coming out from positive terminal of battery multiplied by EMF of battery. अच्छा, do you know the difference between EMF and potential difference across the battery? थोड़ा सा आइडिया है क्या, सुना है क्या? EMF कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी गुड। क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड, कुछ आर का, वेरी गुड, कूल। वेरी गुड। तो ये होता है दो चीजें, तो बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इस पर अभी हम, क्योंकि अभी हमने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है, बट सिंस यू हैव लिटिल आइडिया वो बता रहा हूँ। तो जब बैटरी से करंट बाहर निकलता है, रिमोट वाली कहानी जब डाला हुआ है, तो E-IR होता है ना, और जब अंदर जा रहा होता है तो E+IR होता है, ठीक है। दूसरी चीज है, यहाँ पर अभी हम रेजिस्टेंसेस की बातें नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीजें हमारे लिए सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली बस अभी, बट वो रियलिटी में वो क्या है, वो EMF है। तो EMF कांस्टेंट होता है जिसको हम E से डिनोट करते हैं, जो मैं यहाँ पे V से कर रहा हूँ, है ना। सो EMF ऑफ बैटरी हम ये याद रखेंगे, क्यों, उसका रीजन बताता हूँ कि क्या है। तो वी विल रिमेंबर इन दिस फॉर्मेट कि वर्क डन बाय द बैटरी इज गिवन बाय चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मल्टीप्लाइड बाय EMF ऑफ बैटरी। रियलिटी में हमेशा तो इलेक्ट्रॉन ही मूव हो रहे हैं ना। जब हम ये बोल रहे हैं कि इससे चार्ज बाहर निकला, तो रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, कभी भी, है ना। तो हम याद क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज बाहर आ रहा है इनटू V इज बेसिकली वर्क डन बाय द बैटरी। इसमें चार्ज जब अंदर जा रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि माइनस Q चार्ज बाहर जा रहा है, प्लस चार्ज अंदर जा रहा है, या माइनस Q बाहर जा रहा है, इज द सेम थिंग। तो चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इनटू EMF ऑफ द बैटरी। तो ये दो चीजें अलग अलग याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे याद रखेंगे। अगर उल्टा भी चार्ज आ रहा होगा, हम हमेशा ऐसे सोचेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज निकला
इंटू EMF ऑफ द बैटरी इज द वर्क डन बाय बैटरी। यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्का, बिल्कुल अच्छे से, श्योर। राइट डाउन ये, इस पे 2 प्रॉब्लम साथ में करेंगे और तीसरा प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना है। यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर ये सही हो गया ना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला वो V इज इक्वल टू आई आर तुम्हें बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सीरीज पैरेलल और वो जो सब स्टार्ट करने वाले हैं वो तुमने रजिस्टर के नाम पे पढ़ा ही हुआ है कुछ कुछ। ओए वापस आ जाएगा क्विकली, सुनो। हेलो ये क्या तेरे आज आंखें खुल गई तेरी, हाँ आज एनर्जी में। ओए सुनो यार, मुझे बताओ तो अब एक चीज बीच V कैपेसिटेंस C, स्विच जैसे बंद किया 1 कूलम का चार्ज निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला। कहने से जिस इंस्टेंट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, व्हाट इज दैट फुल्ली चार्ज, कि इस पे प्लस Q आ जाएगा, इसकी जो अपर लिमिट आ गई है वो हमारे पास Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, तो अब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली हो क्या होगा, पहले छोटा सा चार्ज निकला वो गया, कितनी जल्दी कितने धीमे होता है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। तो हम केवल ये बात कर रहे हैं, यहाँ से चार्ज निकला गया, घूम के इधर आ गया, फिर निकला, फिर ये इवेंचुअली ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। मुझे बताओ अगर मैं वायर काट दूं तो अभी ये चार्ज का क्या होगा, इस पे चार्ज आ गया है अभी, और स्टडी स्टेट में इवेंचुअली करंट 0 हो चुका है। अब अगर मैं वायर काट दूं, व्हाट विल हैपन नाउ, इट विल बी चार्ज। अब कुछ नहीं होगा, मुझे तो मतलब इवेंचुअली उस कैपेसिटर पे प्लस Q चार्ज यहाँ है और माइनस यहाँ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ तक सही। अभी मुझे बताओ मैं फिर से बैटरी लगा दूं सेम अमाउंट की, अब क्या होगा, नहीं सेम रहेगा, मतलब अब बैटरी से चार्ज, अभी तो यहाँ पे बैटरी से Q अमाउंट का चार्ज निकला ना पहले, अभी मैं जब दोबारा लगाऊंगा तो क्या होगा, फिर से जाएगा। आराम से आराम, एक कोई हाँ तू बता दे क्या बोल रहे हो, कीप फ्लोइंग। नहीं व्हाट आई एम आस्किंग इज कि यहाँ तक पहुंच गए थे हम, अभी मैंने वापस से बैटरी लगा दी, अगर इस पे Q चार्ज पड़ा था और V वोल्ट की बैटरी लगाई, नाउ व्हाट विल हैपन, एक सेकंड, हाँ नाउ व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू यू, मतलब हमने यहाँ पे चार्ज इतना आ गया था, अभी मैंने वापस से पहले बैटरी को हटाया था या स्विच खोल दिया तो इतना चार्ज था वही पड़ा रहेगा, फिर से स्विच बंद किया, व्हाट विल हैपन, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब बैटरी से कोई और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो फिर और बढ़ेगा, हाँ निकलेगा कितना, फिर से Q, नहीं तो अब सवाल यही है ना कि अगर सपोज बैटरी से फिर से Q चार्ज निकला तो इस पे 2Q हो जाएगा, क्योंकि पहले जब Q चार्ज निकला तो यहाँ प्लस Q और माइनस Q आया। अगर यहाँ पे फिर से हमने बैटरी दोबारा काट के फिर से कनेक्ट करी और फिर से Q निकला तो इस पे 2Q हो जाएगा। अरे फिर से वही बात हो गई ना, फिर से ये दोनों प्लेट तो आपस में कनेक्टेड है ही नहीं ना, रियलिटी में होता कैसे है चार्ज, वही तो समझा रहा हूँ। यहाँ से Q चार्ज निकला, इस प्लेट पे Q चार्ज अंदर घुसा इसलिए प्लस Q आया, ये न्यूट्रल प्लेट थी, इससे जबरदस्ती मैंने Q चार्ज निकाला तो माइनस Q आया ना, दिस इज व्हाट हैपेंस ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको काटा तो प्लस Q माइनस Q मेंटेन रहा, मैंने फिर से बैटरी कनेक्ट करी तो नाउ व्हाट विल हैपन, हाँ हाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं है, बैटरी का काम फिर से मैं बोल रहा हूँ, बैटरी के अंदर होते हैं केमिकल, जो उसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, समझना। बैटरी को मतलब ही नहीं है बाकी चीजों से, उससे तुम 1 कूलम या 1000 कूलम निकालोगे उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं कि बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। फील मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे कि हमने चार्ज कर लिया, तुमने वायर काटे तो वो Q चार्ज पड़ा हुआ है, मैं वापस से सेम अमाउंट की बैटरी मैंने फिर से लगाई, नाउ व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं होगा। किसको, बैटरी का काम ही कभी सप्लाई नहीं करता, हाँ तो पहले से उसका मैक्सिमम अमाउंट, वेरी गुड, समझो भाई अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, और कैपेसिटर को जितना चार्ज चाहिए तो मैंने उतना चार्ज डाल के रखा हुआ है ना। और दूसरी, अच्छा तो उतना चार्ज उसके पास पहले से, बैटरी कोई एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई नहीं करेगी, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, यहाँ तक सही। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये जो हमने Q इज इक्वल टू CV रखा है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो जिस प्लेट से कनेक्टेड है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे जो कनेक्टेड है वो माइनस चार्ज आता है। यहाँ तक कहानी सही, अब बिल्कुल क्लियर है ये। अब समझो एक इंपॉर्टेंट चीज, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं इस जगह पे। अगर अब मैं बोलूँ तुमसे कि वर्क डन बाय द बैटरी क्या है, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा
सो पहले स्विच खुला हुआ था, हमने स्विच बंद किया, इस पे प्लस क्यू चार्ज आया, इस पे माइनस क्यू आया। वर्क डन बाय द बैटरी, हमने बोला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज निकला इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ये भी सही। क्या Q इज इक्वल टू CV हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आया CV इंटू V, मतलब ये आ रहा है CV स्क्वायर। यार बैटरी सॉरी, तो बैटरी ने कितनी मेहनत करी CV स्क्वायर, बट हमने यार याद किया था यार कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो थी हाफ CV स्क्वायर, तो ये एनर्जी गायब कहाँ हो गई? तो वेरी गुड, सुनना आप ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जाती है एनर्जी हीट लॉस में। अब क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बाद में पढ़ेंगे, रियलिटी में ये डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही तुम इसको कनेक्शन के लिए वायर लगाते हो और वायर में होता है एक रेजिस्टेंस, तो रियलिटी में ये होता है। हम क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस हमने पढ़ा नहीं है इसलिए हम आइडियल सिचुएशन पढ़ रहे हैं, बट रियलिटी में डायग्राम होता है ये। तो जब ये कैपेसिटर के पास प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आता है, तो ये चार्ज जब फ्लो हो रहा होता है, चार्ज का फ्लो इज नथिंग बट करंट, और करंट जब रेजिस्टर के थ्रू पास होता है तो उसमें हीट लॉस होता है, जो तुमने I2RT पढ़ा है, और वो हीट लॉस एग्जैक्टली बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर के बराबर। तो क्योंकि हम ये चैप्टर बाद में पढ़ेंगे तो इसको हम RC सर्किट बोलते हैं, बट वो हीट लॉस हमें अभी पढ़ना है, तो अब समझना ध्यान से। सो रियलिटी में जो एनर्जी गायब हो गई है वो है हीट लॉस, तो अब समझना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हीट लॉस निकालने का तरीका क्या है? मेरे पास कितनी एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मेरे पास एज एन कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है इनिशियली, हाँ एक नहीं इनिशियली जब हमने स्विच बंद किया तो बैटरी ने कुछ मेहनत करी, सो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू मेरे पास कितनी एनर्जी आई एज इन कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर हुई। जो एनर्जी स्टोर नहीं हो पाई, कहना ऐसे वही तो हीट लॉस है। फॉर्मूला समझना है, कोई रट्टाफिकेशन मत करो, बट बुक्स में रट्टाफिकेशन होता है, मैं बताता हूँ वो क्या लिखा होता है। मेरे पास एज इन कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, बाहरी इंसान ने कितनी मेहनत करी, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, जो नहीं हो पाई, कहने से वही तो हीट लॉस है। पक्का? तो अब इसको बुक्स में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो सॉरी हीट लॉस को एक तरफ रख रहा हूँ, ये हीट लॉस है ना, हीट लॉस को एक तरफ रख रहा हूँ और इस टर्म को इधर ले जा रहा हूँ, तो कहना से ये आएगा WB और ये इधर जाएगा तो UI माइनस UF, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये UF माइनस UI, ये है डेल्टा U। सो मेजॉरिटी बुक्स में जो फॉर्मूला लिखा रहता है वो डायरेक्टली लिखते हैं कि रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ हीट लॉसेस, इफ यू वांट यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, हीट लॉस इज गिवन बाय वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ऑफ डेल्टा U। टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर यूजिंग दिस। कोई याद नहीं करना है, मेरे पास कितनी एनर्जी, बाहरी इंसान की मेहनत, फाइनल एनर्जी, हीट लॉस। इस प्रॉब्लम में देखो ध्यान से क्या है, जब इनिशियली स्विच खुला हुआ था, अगर स्विच खुला हुआ तो कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं थी, चार्ज ही नहीं था, ना चार्ज था ना एनर्जी थी, तो UI की वैल्यू हो गई 0। जब हमने स्विच बंद किया, इससे जो चार्ज निकला तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया CV स्क्वायर। जब इवेंचुअली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो उसके पास फाइनल UF CV स्क्वायर, तो हीट लॉस हमारे पास आ रहा है हाफ CV स्क्वायर। क्या है, एक मिनट, ये समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स हम गैस के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, हाँ मतलब हम वो, बट वो गैस के लिए हम बातें कर रहे होते हैं। वो डेल्टा U वहाँ पर जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है, मतलब मत रिलेट करना, वो गैस के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ मतलब बेसिक वहाँ पे क्या है कि मैंने उसको कितना गर्म किया, हीट दी, वो एनर्जी दो जगह पर जाती है, वो जाती है हमारे पास उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, प्लस वर्क डन बाय द गैस, है ना। यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी है, तो उससे कंफ्यूज अलग अलग चीज़ें। एक मिनट क्विकली, ये समझ में आ रहा है कि क्या किया है, तो क्या ये हमेशा हाफ CV स्क्वायर होगा? नो, ये सिचुएशनल है। अगर एक सिंपल कैपेसिटर अनचार्ज है और बैटरी से हमने कनेक्ट करा है तो उसके पास उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है जितना हीट लॉस हो रहा होता है वो, लेकिन केवल तभी है, अलग अलग सिचुएशन में अलग होगा। हाँ मतलब हम तो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, अगर ये पैरेलल प्लेट है तो उसकी एप्सिलॉन नॉट A/d, अगर वो स्फेरिकल होगा तो हम तो C लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो वो सबके लिए ही वैलिड है। बट लेकिन ये हाफ CV स्क्वायर ये फॉर्मूला नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हीट लॉस ये इस केस में हाफ CV स्क्वायर आ रहा है, हर बार नहीं होगा, विच आई एम कमिंग टू अगला वाला पार्ट, उससे पता लग जाएगा। हाँ हाँ, अरे जो बहुत सारे रेजिस्टर हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हो सकते हैं, वो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, वो अभी हम आ रहे हैं, आज ही आएंगे उस पर। पहले ये समझो अभी ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कैसे क्या हो रहा है।
समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, पक्का? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ये होता था कि यार सपोज जब हम किसी चीज़ को चार्ज दे रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं ना कि कैपेसिटेंस हमारे कैपेसिटेंस एनर्जी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज है, बट हम चार्ज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उसके सराउंडिंग में। जैसे अगर स्फेरिकल लो तो k/r² बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी हो जाए, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है गैस का या एयर का मॉलिक्यूल है, अगर वो आपस में टूटने लगे तो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द सराउंडिंग, कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने यहाँ पे जनरेट कर दी कि जो एयर मॉलिक्यूल है प्लस माइनस वो टूटने लगे, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। हाँ, मतलब हम वैसा वाला कुछ कि कैपेसिटेंस हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि इट इज़ द कैपेसिटी, कि जब तक उसका वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जैसा, राइट है ना? बढ़े आगे, पक्का? तो जल्दी प्लीज़ 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 प्लीज़। यू जीरो, क्योंकि इनिशियली स्विच ओपन था जब, तो कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था, तो चार्ज ही नहीं है तो फिर उसके पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी वो ½ CV² या Q²/2C। एक ही अगला प्रॉब्लम एक बार साथ में करते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। हो गया है? अच्छा प्लीज एक मिनट, कुछ मत लिखना, पहले सुन लो ये वाला प्रॉब्लम पूरा इज्जत से। एक मिनट सुनो, एक मिनट। और ये प्रॉब्लम नोट भी नहीं करना है, तो मैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सुनना ध्यान से क्या है। पहले इनिशियली दोनों स्विच खुले थे, मैंने केवल स्विच S1 बंद किया, ओनली S1, ठीक है? कहना से ये अगर S2 खुला, अच्छा सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब वो क्लोज्ड हो, है ना? अगर बीच में खुला हो तो, अगर ये S1 है, कहना से ये तो पुराना ही वाला सेम प्रॉब्लम हो गया कि एक ही कैपेसिटर एक ही बैटरी है। तो इवेंचुअली जब केवल S1 बंद हुआ तो हमारे पास एनर्जी इसके पास कितनी आई, +CV, और नीचे वाले प्लेट पे आया -CV। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, हमने ये बंद किया तो ये प्लस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आया +CV और यहाँ पर आया -CV। इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस सेम ही हुआ होगा, ½ CV², ठीक है? अब मैंने क्या बोला, अब अगली कहानी, अब मेरा t = 0 क्या है, अब मैंने इसको खोल रहा हूं और इसको बंद कर रहा हूं, तो मेरा t = 0 इज व्हेन आई एम ओपनिंग दिस एंड क्लोजिंग दिस, ठीक है? अब समझना ध्यान से क्या हुआ, इसको खोल दिया वापस, कहना से ये चार्ज मेंटेन रहेगा। अब मैंने सेम टाइम पे बंद किया ये, ठीक है? अब मुझे बताओ, पहली चीज ऐसी वर्बली बताना, अगला प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना है। वर्बली मुझे बताओ कि जब हमने ये वाला स्विच बंद किया और इसको खोल दिया है, इस केस में अभी इससे चार्ज निकलेगा नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कितना निकलेगा, ये 2V वोल्ट की बैटरी से निकलेगा। वेरी गुड, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस V है और इसके क्रॉस 2V है। ये हमारे पास वायर है, कनेक्टिंग वायर्स। अच्छा, कनेक्टिंग वायर्स का मतलब ये होता है जब तक तुम वायर के थ्रू मूव कर रहे हो तब तक पोटेंशियल सेम रहता है। सो अनलेस अंटिल यू आर जंपिंग ऑफ द बैटरी या ऑफ द कैपेसिटर, तब तक ये पूरे का पोटेंशियल हमारा यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। तो इसके अक्रॉस V वोल्ट है, बट हमने उसको 2V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो अब क्या होगा, कितना चार्ज निकलेगा? वेरी गुड, CV निकलेगा केवल, हाँ, जब तक वो 2CV नहीं हो जाए, समझना। क्योंकि अगर कैपेसिटर सच में अगर 2V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड होता लाइक दिस, तो ये 2V वोल्ट की बैटरी बोलती कि भाई इस पे तुम्हें फाइनल चार्ज चाहिए 2CV, और बाय डिफॉल्ट सामने वाले पे तो नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। मतलब ये कैपेसिटर ये बोल रहा है अगर 2V से कनेक्ट करा कि आई वांट 2CV चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट, तो कहना है से इसको पता लगा अरे इसके पास तो CV है ही ऑलरेडी, तो कहना है से इससे केवल CV निकलेगा। और लूप देखना कैसे कंप्लीट हो रहा है, इससे केवल CV निकला, ये CV इसके अंदर गया, तो कहना है से इस पे CV पहले से था, तो ये मिलाकर हो गया 2CV। यहाँ पे -CV है, इससे फोर्सफुली CV निकालो, तो कहना है से ये हो गया -2, वो अपने आप ही हो जाएगा, और ये पूरा CV घूमा और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया लाइक दिस। पक्का? वर्बली बताना, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस केस? $2CV²। फिर से हमने क्या बोला है, एक ही स्टेटमेंट याद रखेंगे, वी वोंट रिमेंबर एनी अदर स्टेटमेंट। वर्क डन बाय द बैटरी इज charge coming out from positive terminal of the battery multiplied by EMF of the battery. Charge coming out from positive terminal of battery, in this case CV charge निकल रहा है और EMF of the battery है। ये समझ में आ रहा है? हाँ, फिर से बोलो एक बार। CV बोलो, उसको Q मत बोलो, क्योंकि Q एक जनरलाइज चीज है।
कि पहले से CV निकला क्योंकि इसको फाइनली CV चाहिए था, इसको फाइनली 2 CV चाहिए था, इसने देखा इसके पास CV है तो केवल CV निकला। तो इससे कितना वर्क डन हुआ, जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकला मल्टीप्लाइड बाय इसका EMF, तो इसलिए 2CV² हुआ। हाँ, प्रोवाइडेड कि कैपेसिटर का जो अपर लिमिट है वो उसको 2 CV तक पहुंचना है। ये अपर लिमिट मतलब उसको फाइनली स्टेडी स्टेट में उसको 2 CV पहुंचना है। यस, हम स्टेडी स्टेट की ही बात करते हैं, हम बीच की बात नहीं करते हैं कि कितनी देर में हो रहा है। CV से 2 CV पहुंचने में वो बीच में 3/2 CV भी पहुंचा होगा, 3/4, हम उसकी बात ही नहीं करते, हम फाइनल स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ये पहला वाला जो बैटरी था वो सिर्फ CV दे सकता था। नहीं, बैटरी कभी डिसाइड नहीं करेगी कि हाँ, बिकॉज़ ऑफ द के- डिफरेंस मेंटेन्ड बाय द बैटरी, हाँ, वो CV तक यस जाएगा, यस माइनस CV। यस, इसलिए उसको दूसरी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ी और वो जरूरत नहीं पड़ी। हमने जैसे ये स्विच बंद किया तो इस बैटरी ने बोला मेरे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2V है और जिसके क्रॉस ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इवेंचुअली कैपेसिटर के पास उतना चार्ज आएगा जितना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू इसका C। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 2V, तो इस पर चार्ज आएगा फाइनली स्टेडी स्टेट में तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कैपेसिटर के पास 2 CV चार्ज नहीं हो जाए। तो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी CV था तो उसने केवल और CV दिया। हाँ, स्विच को बंद है भी ये खोले, हाँ, तो उल्टा होगा, तो इससे CV निकल जाएगा। यस, वेरी गुड। नो, -CV² हो जाएगा। यस, विच आई एम कमिंग टू, अभी मैं प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ। यस, आई एम कमिंग। हाँ, चार्जिंग होगा वो चार्जिंग होगा। यस, तो अगर हाँ, मैं साथ में कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो साथ में खोलो या बंद करो, इवेंचुअली स्टेडी स्टेट में वही होगा कि मैं एक एक करके करूँ या साथ में करूँ, है ना। कि अगर मैंने दोनों बंद कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एकदम से स्पार्क होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते क्योंकि तुम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बोल रहे हो 2V है और ये V है, तो वो अभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। यस, आ रहा हूँ मैं प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, तो अगर हमें कैपेसिटर का चार्ज या कुछ चेंज करना रहेगा उस पर जो चार्ज है, तो हम उसका जो पोटेंशियल है बीच में का, उसे अलग बैटरी लगाएंगे ताकि उसका चार्ज चेंज हो जाए अगर मुझे करने की जरूरत पड़ी तो। यस, है ना। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम, अभी तुम प्रॉब्लम बोले, हम कमिंग टू द प्रॉब्लम। यहाँ तक ये समझ में आया क्या अभी? पक्का? एक मिनट लिखो मत, एक मिनट सुन लो, एक मिनट। हाँ, जब कैपेसिटर तब तक उसका चार्ज एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाए, क्योंकि कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो C इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। तो कैपेसिटर को तुम कितने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रहे हो उस पर चार्ज आता है C इंटू वट एवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सो कैपेसिटर तब तक फुल्ली चार्ज नहीं होता है जब तक उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो कनेक्टेड चीज है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाए। दैट इज इन अभी बैटरी। हाँ, यहाँ तक सही कहानी? पक्का? एक लास्ट चीज, मैं प्रॉब्लम अभी चेंज कर रहा हूँ। तो वर्क डन बाय द बैटरी आ गया। अगर इस केस में मुझे पूछा जाता कि जब हमने ये वाला स्विच खोला है और ये वाला स्विच बंद किया है उसके बाद हीट लॉस कितना हो रहा है जब इसको खोला और इसको बंद किया, तो हम बोलते हैं कैपेसिटर की एनर्जी वर्क डन बाय द बैटरी UF प्लस हीट लॉस। सुनना ध्यान से, ये एनर्जी है Q²/2C विच इज हाफ CV²। बट अगर मुझे Q पता है तो मैं ऐसे लिखूंगा Q²/2C। वर्क डन बाय द बैटरी मैंने निकाल लिया है। फाइनल एनर्जी में चार्ज आ चुका है 2CV, तो Q²/2C प्लस हीट लॉस। इससे हीट लॉस निकाल सकते हैं? पक्का? बिल्कुल ही अच्छे समझ में आइए। एक ही प्रॉब्लम तुम इज्जत से करना, बट प्लीज सब करना, किसी को जरा सा भी डाउट है इसमें। अगला वाला प्रॉब्लम जो दे रहा हूं, एवरीवन प्लीज ट्राई सॉल्विंग तमीज से, नो डाउट। ये मत लिखो ना ऐसे, क्या करो क्विकली, वापस से सेम ही प्रॉब्लम दे रहा हूं एक्चुअली, सेम डेटा, ओनली थिंग दैट इज चेंज, ये C वापस से S2, बट ये उल्टा कर रहा हूं, ये है 2V। अच्छा छोड़ ना, बेटर, मतलब ये अगर तुम्हें सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही आ जाएगा। ओके, सुनना ध्यान से कि क्या है। एक मिनट, सो राइट डाउन द प्रॉब्लम, मेक द डायग्राम। Initially switch S1 was closed. Initially switch S1 was closed for a long time.
initially switch S1 was closed for a long time. Now at t is equal to 0, now at t is equal to 0, S1 is open and S2 is closed. Now at t is equal to 0, S1 is open and S2 is closed. What is the total heat developed? What is the total heat developed after this? What is the total heat developed after this? So okay, हम t is equal to 0 के बाद की बात कर रहे हैं, जब हमने S1 खोल दिया और S2 क्लोज कर दिया है, उस टाइम पर कितनी हीट डेवलप हुई है. पहले कितनी हुई होगी आई डोंट केयर, है ना. जब हमने S1 को खोला और S2 को क्लोज करा, उसके बाद कितनी हीट डेवलप होगी वो तुम्हें बताना है. यार अगर पीछे वाली कहानी अच्छे समझ आए, प्लीज एवरीवन ट्राई, डोंट वेट. कि एक टाइप ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में जो इस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं. जो भी तुम्हें समझना है अपने हिसाब से करना. प्लीज वेट, बगल वाले का देख के आंसर जस्टिफाई मत करना. एक तो कि यार आंसर आ गया. नो, एक छोटी सी हिंट बस ये दे रहा हूँ, हीट डेवलप ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो हीट लॉस है ना, वो हीट लॉस कैन नेवर बी नेगेटिव. हाँ, तो मतलब लॉस, जब हमने वर्ड लॉस कर दिया है, जैसे वर्क डन बाय द गैस बोलते थे हम, वो पॉजिटिव होता था. अगर उल्टा तो हम नेगेटिव बोलते थे. जब हम हीट लॉस वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं. वेरी गुड. पहले S1 बहुत देर तक बंद था, ठीक है, तो उस वाली सिचुएशन को तो यहीं पे अच्छा, अगर डाउट है ना तो मैं एक और डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ. ओके, ये बंद था, तो मुझे बता कि क्या किस पे कितना चार्ज आया होगा. ये बात था, तो फिर कैपेसिटर पे प्लस CV और माइनस. ऊपर वाले पे प्लस, क्योंकि प्लस वाले पर, तो यहाँ प्लस CV आया होगा, यहाँ माइनस CV आया होगा. राइट, पक्का. इसको खोल दिया है. हाँ, चलो वो लिख लो. चलो ओके. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका Q स्क्वायर बाई 2C लिख दो, या हाफ CV स्क्वायर. हाँ, CV स्क्वायर बाई 2. मेन कहानी है, जब उसको खोला, इसको वापस से खोल दिया और इसको बंद किया. नाउ यू टेल मी, सोच के बोलना. अभी देखो, हाँ, एक मिनट. CV माइनस CV तो आप ही रहेगा. करेक्ट. अभी बिकॉज़ इट इज कनेक्टेड विद द 2V बैटरी, उसको 2CV तक पहुंचना. वेरी गुड. तो अभी But- CV ड्रॉ करेगा वहां से. नो, अब सोचो ध्यान से, प्लेट देखो ध्यान से. अगर ये अच्छा 2CV तक पहुंचना है, यहां तक सही, पक्का. बट 2CV कौन सी प्लेट पे आना चाहिए? प्लस 2CV ऊपर वाले पे आने. वो पॉजिटिव है वहां पे, वो देखना. अरे वो अच्छा, अब सुन लो एक मिनट, जिन लोगों की गलती हुई है भाई, ये पॉजिटिव है तो इवेंचुअली इस जगह पर, इवेंचुअली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 2CV यहां आना चाहिए, प्लस 2CV, और बाय डिफॉल्ट दूसरे वाले पे तो दिमागी मत लगाओ, मतलब उसको यहां से यहां पहुंचना है. राइट, ऑलवेज चेक फॉर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के नीचे वाले से कनेक्टेड है. अगर उस पर माइनस CV है और मैं चाहता हूं इवेंचुअली प्लस 2CV हो जाए, तो बैटरी के पॉजिटिव से कितना चार्ज निकले कि वो माइनस CV को प्लस 2CV में कन्वर्ट कर दे. 3CV. समझो ध्यान से, पहला CV निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर 2CV और चाहिए. तो बैटरी से कितना भी चार्ज ले सकते हो डिपेंडिंग, और बाकी चीज अपने आप हो जाएगी, उसके बारे में एक्चुअली तुम्हें सोचना नहीं है. यहाँ से वो सब बैलेंस आउट अपने आप हो जाएगा. खत्म हो गया प्रॉब्लम यार. अच्छा, इसमें केवल ये भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी. फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम याद ही नहीं रखेंगे Q इंटू V जैसा कुछ. पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज निकल रहा है मल्टीप्लाइड बाय EMF ऑफ द बैटरी. UI UF मतलब ओके. सो UI मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, UI Q स्क्वायर बाई 2C प्लस वर्क डन बाय द बैटरी, इस दोनों का मल्टीप्लाई. फाइनल जब इस पे 2CV आ गया है तो 2CV Q स्क्वायर बाई 2C. ये था कहानी यार. अच्छा, वाइल सॉल्व करोगे तो 9/2 का फैक्टर आता है. अच्छा, एक चीज इसी में वर्बली बता रहा हूँ, मैं करवा नहीं रहा हूँ. मुझे बताओ यहाँ तक सही. अगर उल्टा काम होता, अब मैं फिर से इसको खोलता, ठीक है, और फिर से इसको बंद करता, तो केवल वर्क डन बाय द बैटरी बताओ क्या होता. ओनली दैट. अगर मैं इसको खोलता तो ये चार्ज पे पहुंच चुके थे. अगर मैं इसको बंद करता तो फाइनली ये बैटरी बोलती भाई मुझे प्लस 2CV चाहिए, प्लस CV चाहिए, और यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ ना,
तो अगर प्लस CV को मुझे -2 CV में कन्वर्ट, सॉरी -2 CV को मुझे प्लस CV में कन्वर्ट करना है, तो इससे कितना चार्ज निकलेगा? अच्छा सही तो बोल रहे हैं, 3CV प्लस 3CV स्क्वायर प्लस 3CV स्क्वायर, है ना? कि अगर ये वाला जो माइनस है वो कनेक्टेड है इससे और इसको, तो प्लस 3CV स्क्वायर होगा, है ना? फिर हमारे पास सेम कहानी हम रिपीट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर हमें हमेशा जो बैटरी अभी कनेक्टेड है उसके प्लस से देखना है। तो यहाँ पे -2 CV आ चुका है और इसको अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो इवेंचुअली मुझे ये चाहिए, तो टोटल 3CV ऐड करना, इंटू V, नेगेटिव नहीं आएगा। उसमें नेगेटिव नहीं आएगा। पक्का? श्योर बड़े आ गए अब। ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जहां पे केवल कॉम्बिनेशन होता है, ये कनेक्ट करा उसको फिर ये कर दिया। होल थिंग इज ऑलवेज चेक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सी वाली प्लेट से कनेक्टेड है, उसी को देखो, नेगेटिव को देखो ही मत। और अपने आप ही वो केवल वो बैलेंसिंग आउट है इक्वेशन। श्योर? राइट डाउन द हेडिंग है शेयरिंग ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर। शेयरिंग ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर। ये सब एक एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। मैं हेडिंग डलवा रहा हूं क्योंकि बहुत मेजॉरिटी काफी प्रॉब्लम्स इससे टाइप के होते हैं, इसलिए हेडिंग डलवा रहा हूं। सो शेयरिंग ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर। अच्छा, सो क्विकली वापस एक एनालॉजी दे रहा हूं, जो पहले हमने एक बार एनालॉजी दी हुई है वो पानी वाली, वो सेम एनालॉजी वापस से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास अब मेरे लेफ्ट और राइट में दोनों जगह कैपेसिटर है, ठीक है? ये 10 लीटर पानी, यहाँ 5 लीटर पानी। सो ये दो कैपेसिटर हैं, एक C1 और एक ये C2। इसको C1 बोल रहा हूँ, इसको C2 बोल रहा हूँ। और हाइट जो है यहाँ पर, ये हाइट मेरा रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को। वैसे एक बार बस सुन लो, याद रखने के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, वैसे बता चुका हूँ ये चीज़। और यहाँ की जो हाइट है वो यहाँ के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे हम इसको खोलेंगे तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है, या देखो पानी फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, नो मैटर ज़्यादा पानी कम पानी। तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा कब तक? जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाए। सो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जब तक हमारा पोटेंशियल इक्वेट नहीं हो जाए। और ये सेम चीज़ काम करेगी वापस से कैपेसिटर में, ठीक है? अब समझना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक कैपेसिटर था मेरे पास, हमने इसको इवेंचुअली किसी चीज़ से चार्ज किया होगा। लेट्स से 5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर था, ठीक है? और इसको मैंने कोई एक बैटरी लगा के चार्ज किया और उस चार्ज की वजह से इस पर एक, अच्छा एक और चीज़, Q = CV में मैंने शायद बताया होगा, नॉर्मल जो रियल जिंदगी में जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं वो माइक्रोफैरेड होते हैं, बताया है क्या? है ना? क्योंकि वो बहुत बड़ा अर्थ वाला वो क्योंकि सो ये हमारा माइक्रोफैरेड होता है और ये नॉर्मली वोल्ट होता है। तो अगर माइक्रोफैरेड को वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली ये माइक्रो कूलम आएगा, है ना? तो वहां पे बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मेजॉरिटी चार्जेस माइक्रो कूलम यूज करते हैं, ये माइक्रोफैरेड यूज करते हैं और ये हम वोल्ट यूज करते हैं, ठीक है? सो सपोज यहाँ पर इसके एक साइड प्लस 14 माइक्रोकूलम चार्ज है बाय डिफॉल्ट, दूसरे वाले पर, सामने वाले पर ये, ठीक है? एक और कैपेसिटर है जो कि ये 2 माइक्रोफैरेड का था और वो अनचार्ज था। मैंने ऐसे वाला था, ये कहानी, एक चार्ज कैपेसिटर और एक अनचार्ज कैपेसिटर था, एक स्विच था। जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे तो अब समझना क्या होगा। इस पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q/C, मतलब 14/5 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 14/5 और इसके अक्रॉस 0 है क्योंकि ये चार्ज नहीं है। जैसे हम स्विच बंद करेंगे व्हाट विल हैपन? चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो वो कैसे होता है कैपेसिटर के केस में, वो समझते हैं। कैपेसिटर के केस में यहां पर जो ये चार्ज है, यहां से कुछ चार्ज निकलना स्टार्ट होता है, इससे चार्ज निकलेगा तो ऊपर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, तो यहां पर चार्ज अंदर जाएगा तो यहां का पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट होगा, यहां का बढ़ना स्टार्ट होगा। बट चार्ज पूरा टोटल चार्ज अभी भी सिस्टम पे 0 रहेगा। तो समझना, ये जो 14 कूलम का चार्ज है, समझ, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, दोनों प्लेट, और ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है। इस प्लेट पर और इस प्लेट पर मिलाकर जीवन में कभी भी चार्ज 14 कूलम से ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। केवल ये 14 कूलम आपस में इंटरचेंज करेगा और ये वाला -14 कूलम आपस में इंटरचेंज करेगा। मतलब यहां से चार्ज निकलना स्टार्ट होता है तो इसका पोटेंशियल कम होता है, इस पे चार्ज अंदर जा रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ता है। और ये कब तक होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए।
ये समझ में आ रहा है पक्का? तो इवेंचुअली समझना ध्यान से कि क्या होगा। ये हमने क्या बोला कि दोनों चीजें कब तक ये काम करेंगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए, और उस कॉमन पोटेंशियल को मैं बोल रहा हूं VC, और दैट टू लेफ्ट साइड को पॉजिटिव और राइट साइड को नेगेटिव बोल रहा हूं। अब समझना ध्यान से कि क्या हो रहा है। यहां पर ये इनिशियल कंडीशन है, स्विच बंद करने पर लेट्स से जब सब कुछ हो गया तब इनका कॉमन पोटेंशियल हो गया VC। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये वाला जो कैपेसिटर है, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे +5 VC चार्ज होगा बाय डिफॉल्ट सामने पर। Q = CV लिख रहा हूँ, VC है, ये 2 है, तो इस पे +2 CV चार्ज होगा, 2 VC होगा, यहाँ पर -2 VC होगा, पक्का? इस प्लेट पर अच्छा, ये जो लूप बनाए ना, इस लूप का बस सिंपल मतलब ये है कि ये जो 2 प्लेट है यहां से यहां तक, ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। तो इस पर जितना चार्ज है और इस पर जितना चार्ज है, टोटल मिलाकर वो कभी चेंज नहीं होगा। तो कहना है इन दोनों पर मिलाकर टोटल चार्ज है 14। फाइनली जब कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो 5 + 2, तो ये कार्यक्रम तब तक होगा, समझना ध्यान से, कि जब तक दोनों का पोटेंशियल 2 वोल्ट नहीं पहुंच जाए। इसका पहले था 14/5 वॉटएवर 2.8 है ना, इसका कम होना स्टार्ट हुआ, इसका बढ़ना स्टार्ट हुआ। जिस इंस्टेंट पे दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो जाएगा, चार्ज का मूवमेंट रुक जाएगा। अब सारी चीजें एक बार जस्टिफाई करते हैं, देखो ध्यान से, सारे चार्जेस लिखते हैं, देखते हैं कि वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और सर्किट कैसे काम करता है। ये है 5 माइक्रोफैरड, कॉमन पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट, तो इस पर मिलाकर कितना हो गया, +10 माइक्रोकूलम, और इस पे +4, इस पर -10, इस पे -4। एक बार जस्टिफाई करते हैं, देखो इस पे 14 था, सर्किट में चार्ज कितना घूमा, इससे 4 कूलम का चार्ज निकालो, तो इस पे 10 पहुंच गया, 4 निकाला, 4 गया। जिस प्लेट पे अंदर घुसा उस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे 0 था, चार्ज फोर्सफुली निकालो, -4, इस पर +14 था और 4 अंदर और गया, -10। तो रियलिटी में हुआ क्या, पूरा चार्ज घूम गया, टोटल चार्ज तो 0 ही है, चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा किसी पर भी, तो बस केवल चार्ज 4 कूलम का चार्ज पूरे सर्किट में घूम गया और वो इवेंचुअली यहां पे पहुंच गए। समझ में आ रही कहानी की क्या किया है? एक चार्ज, फिर से बोलो, 4 क्यों हुआ हमने, वो तो मैं बाद में जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि चार्ज कब से कब तक जा रहा है, मूव कर रहा है, जब तक पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स बिकम्स इक्वल। तो मैंने फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करा और फिर हमने क्या बोला, वो 2 प्लेट जो आपस में कनेक्टेड है ना, दोनों का 2 है, तो जो दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है उस पर जो टोटल चार्ज पहले था वही अभी रहना है, उससे VC निकाला और फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये समझ में आ रहा है? एक लास्ट चीज इसमें एक चीज होती है कॉमन पोटेंशियल बता दो या फाइनल चार्ज बता दो, और एक चीज होती है हीट लॉस। मुझे बताओ फिर से पुरानी कहानी, मेरे पास कितनी एनर्जी है, Q² 14 का स्क्वायर अपॉन 2C का काम कर रहा है 5। यहां पे बैटरी है ही नहीं, बाहरी इंसान की मेहनत ही नहीं है, वर्क डन बाय द बैटरी 0। ये जो नेचुरली हो रहा है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी नेचुरली फ्लो करता है, ऐसी चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल नेचुरली फ्लो हो रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी 0। फाइनल एनर्जी फाइनल दोनों के पास आ गई है, 10² अपॉन 2C, इसकी एनर्जी प्लस 4² अपॉन 2C। जितनी एनर्जी नहीं आ पाई वही हीट लॉस है। समझ में आ रहा है क्या है? बिल्कुल ही अच्छे से। मैं भी एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, यू विल हैव टू सॉल्व, बट आइडिया समझ में आ रहा है क्या किया है? तो अगर मेरे पास 2 कैपेसिटर है, एक चार्ज था एक अनचार्ज था, मैंने इवेंचुअली क्या किया, हमने बोला कि यार फाइनली चार्जेस तब तक फ्लो होते हैं जब तक तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस हमने बराबर करके देखा कौन सी 2 प्लेट आइसोलेटेड थी आपस में, उस पर पहले चार्ज और बाद में चार्ज बराबर करा तो उससे VC आ गया, VC आ गया तो फाइनल चार्जेस आ गए। हीट लॉस हमने पुरानी वाली चीज यूज कर ली है। श्योर? पक्का? थोड़ा सा समझ के लिखना, अगर डाउट लग रहा है तो एक बार पूछना है। एक प्रॉब्लम अभी हम करेंगे और फिर एक चीज और बताता हूँ इसकी। हाँ, 14 = 7 VC कैसे आया? इस प्लेट को अगर तुम ध्यान से देखो, ये प्लेट वायर के थ्रू केवल इसी प्लेट से कनेक्टेड है, आइसोलेटेड है। तो जो ये लूप बनाया, कहना है ये लूप के अंदर जो चार्ज है वो 14 और यहाँ पर 0 था, तो पहले चार्ज कितना था 14,
यहाँ से चार्ज निकला, कुछ इसमें गया, वो कब तक हुआ? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाए। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने VCV कॉमन बोला और इधर प्लस इधर माइनस बोला, क्योंकि इधर प्लस था इधर जीरो था। तो इधर पे फाइनली अगर VC पोटेंशियल डिफरेंस है और ये है तो Q इज इक्वल टू CV, C इंटू VC, तो 5VC इधर आएगा, इधर पे भी VC है, ये 2 है तो 2 इंटू VC इधर आएगा। तो इवेंचुअली इस प्लेट पर और इस प्लेट पे मिला के चार्ज कितना? 5 + 2 7 VC, और पहले कितना था? 14, तो वो बराबर करा तो VC आ गया। नो, तो रियलिटी में होता है सीधे सीधे यहाँ से चार्ज निकलना स्टार्ट होता है। पहले 1 कूलम निकला तो उसका पोटेंशियल जो 2.8 था कुछ कम हुआ, इसका 0 से कुछ बढ़ा, फिर दूसरा निकला, धीरे धीरे जैसे इक्वल होता है वो पूरा चार्ज घूम जाता है। तो जो मैंने तुम्हें यहाँ से बताया ना, ये डायरेक्टली अगर देखो तो यहाँ से 4 कूलम के चार्ज को, 4 माइक्रो कूलम के चार्ज को पूरे में घुमा दो, ये अपने आप ये बन जाएगा। इसीलिए हम अभी बातें नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली स्टेडी स्टेट की बातें कर रहे हैं। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो अब ये कितनी देर में होता है, हम ये सब भी बातें करेंगे कि कितना टाइम लगता है ये होने में। अच्छा, तो ये हीट लॉस ना अब यूनिट इसकी माइक्रो जूल आएगी अब, क्योंकि वो माइक्रो कूलम चल रहा है तो इट विल बी समथिंग माइक्रो जूल। यूनिट भी आ गई, 14 नहीं आता है, कुछ और आता है, 5.6 आता है। +9 माइक्रो कूलम -9, इसको करते हैं उल्टा, -4 माइक्रो कूलम +4 माइक्रो कूलम। कैपेसिटेंस लेते हैं अपन 3 माइक्रोफैरड, 4 5 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ओके, तो सुनना ध्यान से, 2 कैपेसिटर थे, एक 3 माइक्रोफैरड था, हमने उसको एक बैटरी लगा के चार्ज कर दिया और चार्ज किया उसको 9 माइक्रो कूलम से। एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था, उसको किया 4 से। बट अब हम एक का प्लस और एक का माइनस कनेक्ट कर रहे हैं, समझना ध्यान से। पीछे वाले में दूसरा वाला 0 था, अब नाउ आई एम कनेक्टिंग बोथ इन सच अ वे दैट एक का प्लस इज कनेक्टिंग विद दूसरे के माइनस। फाइंड एवरीथिंग, क्या क्या एवरीथिंग में समझ में आ गया ना? हीट लॉस, फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज क्या होगा, व्हाटएवर। कोई भी एक चीज बता दो, मतलब एक चीज क्या मतलब बताना तुम्हें? फाइंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली VC निकालना है, उसी के बाद कहानी स्टार्ट होगी, है ना? तो इफ यू वांट टू, गलत जो बोल लिख के बताएगा तू ना, सब गड़बड़ कर देता है। हाँ सही है मतलब अल्लाह लिख के बताएगा। सोच भाई, छोटी सी चीज़ जो अभी बोली ना, उसको ही तूने मिस कर दिया। अब एक का प्लस एक के माइनस से कनेक्टेड है, वो वाली 2 प्लेट्स आइडेंटिफाई करो, या एक ऐसा लूप आइडेंटिफाई करो जिसमें चार्ज आपस में केवल इंटरचेंज कर रहे हो, तो टोटल चार्ज इन दैट लूप हैज़ टू बी कांस्टेंट। अच्छा, ये समझ में आया था, मैंने ये ग्रीन लाइन बनाई थी, ये वाली, इसका पर्पस बस ये था कि इस पर और इस पर मिलाकर चार्ज जीवन में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। ये लूप बस इसका पर्पस ये है कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज है, क्योंकि ये आइसोलेटेड लूप जैसा है ना, ये एक्चुअल कनेक्शन है, एक प्लेट इज कनेक्टेड विद दूसरा प्लेट, अब उनमें आपस में ही चेंज होगा, तो इस पर टोटल चार्ज मिला के कॉन्स्टेंट किया है, वही करना है यार बस। अच्छा, ओनली ट्राई फाइंडिंग VC, सब लोग क्या पहले केवल आगे मत भागो, सेम गलती। अगर तू ये कर रही है तो तेरा अच्छा फाइनल चार्ज लिख, तुझे पता लग जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, +5 इज नॉट इक्वल टू -5, ये ऑब्वियसली, बट ये जो गलती है तेरी भी, ये सेम गलती है कि तू अभी जो ये करा है ना, ये +5 -5 के बराबर करा है, मैं +5 के ही बराबर करेंगे, वो वाला चक्कर है। दिस इज नहीं, तो अब इसमें तकलीफ यही होगी है, इसके क्रॉस पोटेंशियल जो तुम्हारा आया है, इसमें जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, उसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये हायर है और ये लोअर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, तो वही +5 -5 के बराबर कर दिया है तूने। तो वो कुछ और सोचो कि क्या होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर, हाँ एक मिनट, ये तो हो गए, ये है, हम पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बोल रहे हैं ना जब हमने कनेक्ट करा, तो अगर जब मैं VC बोल रहा हूँ कॉमन, तो अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ माइनस होगा, इवेंचुअली तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ माइनस होगा, क्योंकि अगर तुमने बोला कि सर सेम ही तो है बट यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस है, तो ये हायर है ये लोअर है, बट नीचे ये तो वायर है ना, और यहाँ पे ये लोअर बोल रही है और ये हायर बोल रही है, तो ये काइंड ऑफ प्लस माइनस
तो ये यहाँ पर भी प्लस और माइनस होना चाहिए, कैन नॉट बी माइनस प्लस। तो लाइक टाइम होने के बाद वहाँ पे भी प्लस चार्ज वो हाँ स्टेडी स्टेट, हम बीच में बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, चार्ज टोटल चार्ज कांस्टेंट है ना मेरे पास। अगर हाँ टोटल चार्ज मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कुछ है समथिंग, एक नंबर है 15 और सुन तो एक नंबर है 15 और एक नंबर है मेरे पास -5, हम टोटल चार्ज तो मेरे पास 10 है ना, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं एक को 8 दे दूँ एक को 2 दे दूँ। टोटल चार्ज अगर मेरे पास 50, एक के पास +15 और एक -5 है, तो टोटल चार्ज मेरे पास इवेंचुअली 10 है, दिए आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वाई इट इज़ नीडेड कि -5 माइनस में ही रहना चाहिए और +15 प्लस में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करना है। अगर मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो दोनों की लेफ्ट साइड, अगर हमने जब ये VC लिखा तो इधर पॉजिटिव बोला इधर नेगेटिव बोला, तो इधर पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इधर पे भी तो पॉजिटिव ही होगा। अगर इधर पे नेगेटिव बोल रहा हूँ तो इधर पे भी नेगेटिव होगा, तो इधर पे भी तो नेगेटिव ही होगा। इट कैन नॉट बी कि इधर पॉजिटिव हो जाए उधर नेगेटिव, उल्टा इधर नेगेटिव हो जाए इधर पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है ना। डिफरेंस किस चीज़ को हम बोल रहे हैं, यहाँ और यहाँ के बीच में। अगर मैं इस पॉइंट को x बोल रहा हूँ और इसको y बोल रहा हूँ, तो ये भी तो x ही है ना, क्योंकि ये तो वायर है, और अगर इसको y बोल रहा हूँ तो ये भी तो y है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बोलना चाह रहा हूँ तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि Vx माइनस Vy को बराबर बोलो। तो अगर Vx पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी तो Vx पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर कैसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं करेगा फिर वो, इसलिए प्रॉब्लम है। अब से बोलो 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 बोलो, पहले ही बता दो बस केवल, अभी पहले तो हीट लॉस पता नहीं क्या रहा तेरा, क्या रहा हीट लॉस, ध्यान नहीं दिया। नहीं मैंने तो 1 देखा, उसके बाद तो आ ही जाएगा यार, उसके बाद तो चार्ज आ गया है। दिखा दे इक्वेशन कहाँ लिखी है हीट लॉस की, 9² से 4² दिस, ये भी सही ये भी सही। अब तो अब गणित का प्रॉब्लम है मुझे लगता है। ये क्या छोटी कक्षा में एडमिशन करा दे क्या तेरा यार? देखो सबने VC सही निकाला है, सबका हीट लॉस अलग अलग आ रहा है भाई। मैथ्स देख लो, मैथ्स, केवल मैथ्स। तू VC बनाया है, VC बनाया है ना भाई, कैसे गणित में यार। तू अपनी एक बार कैलकुलेशन चेक कर। 12 + 4 + 1 मुझे नहीं पता। 12 + 4 16 + 1 तेरा 9 किसी 2 15 आ रहा है, तुम लोगों का भी 15 आ रहा है, तो फिर शायद सही होगा। 12 + 4 + 1 ना, कहाँ लिखा है हीट लॉस की इक्वेशन बता दे। -1 होएगा। हाँ बराबर 15 इधर से इधर लेके आया पर माइनस नहीं किया। हाँ साहब यार, ओ सॉरी यार, गणित ऐसी कैसी कमजोर है कि 2 - 1 को तुम 3 लिख रहे हो भाई। हाँ भाई अब मैथ्स नहीं, मैथ्स पढ़। 31/2 30/2 आएगा यार भाई। अब ये मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ मैं, तुम देखो ना कहाँ गड़बड़ है। दिखा एक बार, ये सही लिखा ये सही लिखा भाई। 3C कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा एक मिनट, मैं मुझे बता लेने दे यार। नहीं पहला पार्ट तो एक बार सबको आना चाहिए, सुनो ध्यान से। ये गायब हुआ, सॉरी बंद किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ा सा डाउट हो रहा था, यहाँ से चार्ज निकलेगा इस पे जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 और -5 अलग अलग बातें हैं, मतलब हम यही तो बोल रहे हैं भाई, चार्ज तब तक मूव करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाए, है ना। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ इसको नेगेटिव बोल रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा किसको पॉजिटिव बोलो नेगेटिव, बट अगर लेफ्ट को पॉजिटिव बोल रहा है तो इवेंचुअली ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये पॉजिटिव बोल रहा है, तो यहाँ पे +3 VC आएगा और यहाँ -3। ये सामने वाला थोड़े टाइम में लिखना ही बंद कर दूंगा, वो हमेशा ही नेगेटिव है। अगर इसको पॉजिटिव बोला है और ये 2 माइक्रोफैरेड है तो 2 VC, यहाँ तक सही। ट्राई टू मेक अ लूप इन सच अ वे, देखो लूप में बार बार अभी बाद में बहुत यूज करूंगा इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ। ट्राई टू मेक अ लूप जो आइसोलेटेड हो, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे मिलाकर चार्ज जीवन में चेंज नहीं होगा।
सो लूप ऐसा बनाओ कि किसी वायर को कट ना करे, मतलब वो आइसोलेटेड लूप है, किसी वायर को कट नहीं करे। तो टोटल चार्ज 9 - 4 इस लूप के अंदर। फाइनली टोटल चार्ज 3Vc + 2Vc 5Vc, 5 से 5 कटा, Vc आया 1, सही ना? ऐसी यहाँ तक सही भाई। अब हम क्या सबके हीट लॉस अलग अलग आए हैं। ओके 14 भाई, ये 4 क्या है भाई? मैं लिख दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा यार, ये सब तो मुझसे कराना ही मत। ओके UI 9² / 2C, इसकी एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी 0 है UF। अबे क्या वो भी देख के ना, खुद से नहीं आया ना? अच्छा प्लीज यूनिट लिख लेना, इट इज माइक्रो जूल है ना? पक्का? अब यार ना एक चीज और, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में इसके फॉर्मूले देते हैं, मैं दे रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दैट। आई प्रेफर यूजिंग दिस, बट वो फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। सो समथिंग लाइक CET ऐसे वाले एग्जाम्स में डायरेक्टली प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो वो फॉर्मूले मैं बता दे रहा हूँ। मैं यही करता हूँ, मुझे अभी याद हो गए हैं नॉर्मली, बट सुन लो। अच्छा तो वो कैसे फॉर्मूले होते हैं? वो बोलेंगे एक कैपेसिटर C1 वाला, इसको हमने V1 वोल्टेज से चार्ज किया, तो यहाँ पे C1 V1 चार्ज होगा, यहाँ -C ये होगा। एक दूसरा कैपेसिटर C2, और ये सबके लिए वैलिड है यार। देखो इफ यू हैव अ गुड मेमोरी आई वुड से कि याद ही रख लो। इस पे C2 V2 -C2 V2 होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, ये है स्विच ये। तो यहाँ पर जब हम ये स्विच बंद करेंगे तो हमारा जो कॉमन पोटेंशियल, मैं दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, कॉमन पोटेंशियल को मैं VC बोल रहा हूँ। तो हमारे पास VC C1 V1 वही है लॉजिक वही C2 V2। और अगर तुम ध्यान दो दोनों केसेस में 2/C1 + C2 दिख रहा है। हर बार जब निकाला था तो ये 5 + 2 7 हो गया था। हाँ एवरेज नहीं, वो एक 2 + 3 5 हो गया था, है ना? तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली C1 + C2 है। पक्का? और हीट लॉस का फॉर्मूला समहाउ जितनी मेहनत करी है ये, इसको तुम एक्चुअली C1 C2 के फॉर्मेट में लिखो ना, तो वो ये आता है। एक मिनट सुन लो, तो वो सुंदर सा आता है। एक मिनट, बट ये याद यहाँ पे रखना, वहां पे मैंने चार्ज दिया था, ठीक है? तो ये V1 और V2 के टर्म्स में फॉर्मूला है। तो V1 क्या है? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस जिससे उसको चार्ज करा गया होगा इनिशियली, है ना? एक चीज और, एक मिनट रुक तो जाओ। ये तब फॉर्मूला है जब ये प्लस को प्लस से कनेक्ट करा है। दूसरा केस क्या हो सकता है? प्लस को माइनस से कर दो, मतलब यहाँ पे C1 V1 -C1 V1, कैपेसिटेंस C1, दूसरा कैपेसिटर C2। बट अगर मैं प्लस को और माइनस से कनेक्ट कर रहा हूं तो उसका जो फॉर्मूला है VC। अच्छा अब एक प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में ये है कि हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो, सो दैट यू विल हैव टू चेक। तो वो मॉड जैसा है, बट नीचे C1 + C2 आएगा, और वहां पे हीट लॉस हाफ C1 C2, नहीं यहाँ पे प्लस आ जाता है। अगेन यार देखो, इफ यू हैव गुड मेमोरी एंड दिस थिंग रिमेंबर इट्स बेटर। नहीं वो नहीं है, बट लेकिन वो टाइम तो बचाएगा ही ना। अगर सच में अगर हीट लॉस पूछा गया है, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, ऑब्वियसली वो टाइम बचाएगा। तो अगर याद रह जाए, देखो अच्छा है, मतलब मेंस लेवल तक हो सकता है डायरेक्टली काम आ जाए कि अगर एग्जैक्टली फॉर्मूला आया, प्रॉब्लम आया, तो अगर इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला सीधे चिपका दो, क्यों जबरदस्ती सॉल्व करना है ना? फॉर योर ओन गुड, अगर इफ यू कैन रिमेंबर, आई वुड से कि याद ही रख लो, बेटर ही है। सुनना ध्यान से यार, तुम्हें अच्छा 2-3 चीजें क्या ये पता है क्या? जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ सुना है क्या थोड़ा? ओके ठीक है। अच्छा तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर सपोज एक जंक्शन पे करंट अंदर आ रहा है, तो जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा, ठीक है? I1 = I2 + I3,
या इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0, मतलब I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ पता है ना? ओके। दूसरी चीज़, जब हम ये बात करते हैं कि सर्किट हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा करंट फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होता है। सिमिलरली अब जैसे मैंने ये ओपन बना दिया, तो ये एक्चुअली किसी बड़े सर्किट का पार्ट होगा। मैं उसका एक छोटा पार्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने बोला 3 कैपेसिटर थे, कुछ इस टाइप से कनेक्टेड थे। एक जगह पोटेंशियल 2 वोल्ट था, मतलब जैसे हमने अर्थिंग करी थी, तो सोचो कि यहाँ पे अर्थिंग करी हुई है और 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है अर्थ से। ये जैसे कि मतलब ये मैं बस ये बता रहा हूँ कि ऐसा मत सोचना ये खुला है तो सर्किट कैसे काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये अर्थ किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर 1 वोल्ट की बैटरी लगी है, अर्थ किया हुआ है, तो यहाँ का अर्थ का पोटेंशियल 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका 2 है। तो वो एक बीच का पार्ट बनाया हुआ है, बट इट इज़ अ कनेक्टिंग सर्किट, ठीक है। सो ये 2 वोल्ट है। हमें बोला गया है कि अगर हमने इनको कनेक्ट करा कि बताओ फाइनली सब पे कितना कितना चार्ज आएगा, ये पूछा गया है। तो अब समझना एक आइडिया इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को डील कैसे करते हैं। अगर Q इज इक्वल टू CV में V हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर मैं इस कैपेसिटर को देखूं, इसके एक तरफ का पोटेंशियल पता है, अगर मुझे कोई इस तरह यहाँ का पोटेंशियल बता दे तो पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे प्लस माइनस। सेम कहानी यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ पे। जब तक वायर है, मतलब अगर मैं यहाँ के पोटेंशियल को x बोल रहा हूँ तो ये पूरे का सबका पोटेंशियल x होगा। फिर से रिपीट करो, अनलेस अंटिल यू आर जंपिंग ऑफ द बैटरी या ऑफ द कैपेसिटर, तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होते। यहाँ तक सही? पक्का? आइडिया इज हमेशा ट्राई टू फाइंड अ लूप सच दैट कि वो लूप आइसोलेटेड हो। देखो अगर मैं एक ऐसा लूप बनाऊं, कहना है 3 प्लेस आपस में कनेक्टेड है, ये 3, तो इन तीनों प्लेट पे टोटल चार्ज कभी भी एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता है, हमेशा टोटल चार्ज 0 ही रहेगा। आपस में ऐसा हो सकता है, मतलब इनिशियली अगर चार्ज नहीं है तो वो 0 रहेगा। मतलब कि जैसे हमने बोला ये दोनों प्लेट 0 हैं, तो अगर इस पर प्लस Q आया है तो इस पर माइनस Q आ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली मैंने इससे फोर्सफुली Q निकाल के इस पर डाल दिया है, टोटल चार्ज अभी भी 0 है। तो इस टाइप के केस में जो करंट कमिंग इन इज इक्वल टू गोइंग आउट होता है, यहाँ पर हम वही चीज़ बोलते हैं कि इस पर टोटल चार्ज 0 रहेगा। जैसे कि इस पर अगर मैं बोलूँ प्लस Q1 चार्ज है तो अपने आप माइनस Q1 इधर हो जाएगा। अगर मैं इस पर बोलूँ प्लस Q2 इधर है, माइनस Q2 इधर हो जाएगा। अगर मैं इस पर बोलूँ प्लस Q3 इधर है, माइनस Q3 इधर हो जाएगा। पहला डाउट आता है, जैसे ये लिखो फर्स्ट डाउट, अरे सर आपने तीनों पे प्लस बोल दिया, 3 प्लस चीज़ें अपने आप कैसे होंगी? वो अपने आप साइन बता देगा या वोल्टेज बता देगा कि अच्छा भाई ये नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर वही चीज़, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 बोलो या I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0 बोलो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इन तीनों पर टोटल समेशन ऑफ चार्ज 0 होगा, ठीक है। अगर मैं सब पॉजिटिव ले लिया, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलना चाह रहा हूँ ये x वाइल राइटिंग, ये x मेरा 2, 1 और 3 सबसे बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब देखते हैं सॉल्व करने पर वो अपने आप साइन बता देगा। जैसे कि तो अभी जो मैंने एक लूप बनाया है उसके हिसाब से क्या हम ये बोल सकते हैं टोटल समेशन ऑफ चार्ज इन दैट आइसोलेटेड लूप विल बी 0। Q1 अगर यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो पोटेंशियल, और इसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, x को बहुत बड़ा मान लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ x माइनस 1, कैपेसिटेंस कितना है 4, Q इज इक्वल टू CV 4 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोला, अगर केवल इस कैपेसिटर को सोचो, यहाँ पे x पोटेंशियल, यहाँ पे 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ x माइनस 1, चार्ज कितना होता है प्लेट पर पॉजिटिव, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो C की वैल्यू 4, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 1। इसको देखिए 3, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे x माइनस 2, क्योंकि इसको पॉजिटिव बोला है, इसको मैंने बहुत बड़ा मान लिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 2, कैपेसिटेंस 3, x को फिर से बहुत बड़ा माना क्योंकि मैंने ये पॉजिटिव बोला है, तो x माइनस 3, कैपेसिटेंस 2। अपने आप देखते हैं नंबर क्या आता है अपने आप, वो पहली बार में थोड़ा अजीब सा लगता है। 4, 3, 7 और 2 9 इज इक्वल टू ये माइनस 4 मतलब 14 नहीं सॉरी 10 एंड 6 16 उधर जाके प्लस, तो देखो x आ रहा है 16/9। देखो ये नंबर देखो ध्यान से कैसा आ रहा है, एक बार बता रहा हूँ, इतना वोल्ट आ रहा है, ये नंबर आ रहा है कुछ 2 से हल्का सा छोटा, है ना। 3 ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमारा निगेटिव जैसा हुआ क्योंकि ये छोटा है 16/9,
फिर एक चीज़ ना यहाँ पे एक बार थोड़ा सा नंबर और बताता हूँ, तुम्हें बेटर समझ में आएगा कि वो अपने आप टोटल चार्ज 0 आ रहा है और वो कैसे चेक कर रहे हैं। ये नंबर देखो अब, ये 16/9 एक्चुअली थोड़ा अजीब सा आ गया बट फाइन। ये था 1, ये था 2 और ये था 3, और यहाँ से उल्टा ये 2, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। यहाँ की वैल्यू आई है 16/9 वोल्ट, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, देखो ध्यान से 16/9 और यहाँ का +1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 7/9, है ना। 16/9 -1 तो 7/9, और ये है +4, तो अच्छा 7/9 दैट टू उसमें ये लेफ्ट वाला हायर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा जो हायर है। तो 7/9 × 4 कितना हुआ, अरे बहुत गंदा हो गया वैसे, कितना 28/9, तो यहाँ पे +28/9, सामने वाले पे तो अपने आप नेगेटिव आएगा। इन दोनों की बात करते हैं, ये 2 है, ये 16/9 है, तो 2 बड़ा है, हाँ मतलब 2 बड़ा है, तो 2/9, तो बड़ा ये वाला है, तो 2/9 × 3, -2/3। हाँ मतलब ऊपर 2/3 और यहाँ -2/3, राइट। और ये आया 3 ये 3 बड़ा है, तो 3 - 16/9 कितना हो गया 11/9 × 2, तो 22/9 और -22/9। देखो अपने आप ये मिलाकर 0 होना चाहिए, हो रहा है ना, वो हमेशा ही होगा। तो समझना एक आइडिया, इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसे वाला सिचुएशन हो जहां पर मल्टीपल ऐसे वाली कि जहां पे कुछ पोटेंशियल दिया हो, ट्राई टू फाइंड अ लूप, वो लूप पे टोटल चार्ज 0 होगा, उस जगह का एक पोटेंशियल मान लो, उस पोटेंशियल को सबसे बड़ा मान के टोटल एक लूप पे चार्ज लिखो, और हमेशा सब पे ऐसी चीजें आ जाएंगी। और ये सेम प्रॉब्लम जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम कैपेसिटर के बता रहा हूँ, ये सेम प्रॉब्लम रेजिस्टर में सेम बताऊंगा। कैपेसिटर की जगह एक रेजिस्टर, यहाँ रेजिस्टर, जो यहाँ पे लूप बना रहे हैं वहाँ पे समेशन ऑफ करंट कमिंग इन इज इक्वल टू गोइंग आउट, सेम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम चीजें चलती है, फॉर्मूला बस चेंज हो जाता है, वहाँ पे V = IR है, यहाँ Q = CV है, आइडिया एग्जैक्टली सेम है। पक्का राइट डाउन, इसका एक वेरिएशन बताता हूँ कि क्या है। अच्छा तो मैं तो वही वाली कहानी कि I1 = I2 + I3 बोलो, या सबको लेफ्ट में आके इक्वल टू, तो टोटल, इसलिए देखो बड़ा लेने से फायदा क्या हुआ कि इधर पे 0 हो गया, नहीं तो तुम्हें सोचना पड़ता अच्छा यहाँ Q1 है अभी, क्योंकि मुझे यहाँ का पोटेंशियल मालूम नहीं है कि किसके बीच में आएगा, 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, तो बड़ा मान लो उसको सॉल्व करो, वो अपने आप ही नंबर ऐसा आएगा कि वो बता देगा कि क्या है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा होगा वो साइड पे पहुंच जाएगा। यस हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो बैटरी में जो काम हो रहा था कि बैटरी का जो लेफ्ट मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा है तो वो पॉजिटिव है कैपेसिटर की प्लेट के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही यहाँ पर भी वही काम होगा कि जो जिस साइड का पोटेंशियल बड़ा है उस साइड पे पॉजिटिव होगा, दूसरे पे बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। ओके अच्छा एक चीज छोटा सा कंसेप्ट वैसे पता होगा शायद, रिलेटिव पोटेंशियल, यार ये समझ में आता है क्या कि जैसे ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, ठीक है, तो एक छोटा सा चीज़ हम इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जैसे अगर ये प्लस और माइनस हमें पता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं एक जगह का प्रॉब्लम में पोटेंशियल 0 मान सकता हूँ। अगर मैंने जैसे यहाँ का 0 माना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ का 5 वोल्ट होगा, मतलब इस पॉइंट का, तुम कुछ भी मान सकते हो, मतलब कि तुम ये बोलो कि यहाँ का 2 वोल्ट है तो मुझे यहाँ का 7 वोल्ट लेना पड़ेगा, मैं बोलूँ यहाँ -3 है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का +2 वोल्ट होगा। ये समझ में आती है बात, पक्का। तो ये कैलकुलेशन के लिए रिलेटिव पोटेंशियल का लॉजिक क्या है, ये कई कई जगह पे ये यूजफुल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि मैं एक जगह का पोटेंशियल 0 मान लूँ, बट ये लेकिन तभी काम करता है कि किसी और जगह का पोटेंशियल नहीं दिया हो। जैसे अगर मुझे किसी सेम प्रॉब्लम में अर्थ का पोटेंशियल दे दिया 0, अब मैं किसी और जगह का 0 नहीं मान पाऊंगा, बट अगर एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जहाँ पे किसी का भी 0 नहीं दिया और वो मुझे बैटरी का नेगेटिव दिख रहा है, देन आई कैन अज्यूम एक पॉइंट का पोटेंशियल टू बी 0 सो दैट मैं बाकी चीजें हम कंपैरेटिवली इजियर लिख पाए, है ना। तो मैं ये भी मान सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं, बट लेकिन पॉइंट यही है मैं 2 और 7 क्यों मानूं, 0 इज अ गुड नंबर, है ना, एग्जाम में हमें अच्छा लगता ही है, तो 0 इज अ गुड नंबर, है ना, कि एक के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन जैसे इजी हो जाती है। जैसे अब ये प्रॉब्लम था, यहाँ पे किसी किसी जगह के पोटेंशियल दिए थे तो तुम x को 0 नहीं मानोगे। सो पॉइंट इज अगर किसी एक जगह का पोटेंशियल मुझे मानना है जिससे मुझे कैलकुलेशन इजी हो रही है तो वो मैं एक जगह का 0 मान सकता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में चीजें लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है? हाँ
फिर से बोलो एक बार। हाँ, तो तुम यहाँ का -5 ले सकते हो और उधर का फिर तुम्हें 0। क्या क्या क्या? बट लेकिन पॉइंट वही ना, हायर ये है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में, बट लेकिन वही पॉइंट है यार कि अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि एक +5 लो और एक -5 लो, सो आई वुड प्रेफर पॉजिटिव। अगेन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आई प्रेफर, अगर मुझे ऐसी सिचुएशन है तो मैं नेगेटिव वाली चीज का 0 मान लेता हूँ, सो दैट बाकी चीजें उसके रिस्पेक्ट में लिख पाऊँ। तो इसका फायदा तब होता है जब मल्टीपल बैटरीज कनेक्टेड हो ना, और वो आपस में कनेक्टेड हो, तो एक जगह 0 मान के बहुत जगह के पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, विच आई एम कमिंग टू अगला प्रॉब्लम। हाँ, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में नहीं, रियलिटी में बैटरी का काम कभी पोटेंशियल है नहीं, वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस है रियलिटी में, मेंटेन कर तो वो मेंटेन कर रहा है। तो मैं एक जगह 0 मान रहा हूँ तो इसको 5 बोल सकता हूँ, बिल्कुल। तो हमेशा हर चीज़ एक रेफरेंस है ना। जब तुम पेंसिल सेल जो होता है उसको तुम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही देता है। तुम एक हटा दो तो वो देगा ही नहीं कुछ, क्योंकि वो मेंटेन ही पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना ज़्यादा या कितना कम है हम उसकी बात करते हैं। पक्का? श्योर? लिखो जल्दी से क्विकली। ये बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो अगले वाले चैप्टर में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये केवल सब सिमिलर चीजें चलेंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे 3 लिया, हाँ, दूसरी जगह पे ए पे मैं नहीं, अच्छा ये जो वायर है ना, ये वायर का पूरे का पोटेंशियल जो भी है वो सेम होगा। पोटेंशियल तब चेंज होता है जब तुम किसी डिवाइस से जंप करते हो, मतलब जैसे मैं यहाँ से यहाँ जंप करूँ तब पोटेंशियल चेंज होगा। मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, यहाँ आऊँ, यहाँ आऊँ, ये सब सेम है क्योंकि एक सिंपल एक कनेक्टिंग वायर है। सो अगर यहाँ का जो भी पोटेंशियल है वो पूरे का सेम ही रहेगा। सो कनेक्टिंग वायर कभी पोटेंशियल चेंज नहीं करता है, वो पोटेंशियल चेंज करता है जब रेजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, इस टाइप की चीज़ों से तुम मूव करते हो तब पोटेंशियल चेंजेस होते हैं। यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, बट जैसे ही तुमने यहाँ से यहाँ जंप किया अब वो 5 वोल्ट से बढ़ जाएगा, वैसा है। हाँ, एक मिनट, हो गया। लास्ट टाइम बात हुई थी हमारी ना कि गप्पे नहीं माननी ना ऐसे वाली। हाँ बोल, जल्दी बोल। हाँ, सो हमेशा हायर हम इसी को ही बोल रहे हैं कि दिस इज माय बैटरी का हायर पोटेंशियल कंपेयर टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि अगले ही प्रॉब्लम एक बार समझ लो, यूज केस उसका कैसा है। सपोज मेरे पास एक बैटरी है 4 वोल्ट की, एक और बैटरी है उल्टी कनेक्टेड है 3 वोल्ट की, ये है लेट्स से 2 वोल्ट की, कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, और ये 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये प्रॉब्लम और जो पीछे वाला प्रॉब्लम तो एग्जैक्टली सेम है, समझना। वहाँ पर ना जैसे ओपन बनाया था तो ऐसे लोगों को ये डाउट होता है कि ये कैसे ओपन कैसे हो गया, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है। हाउ, समझना ध्यान से। एक मिनट, मैंने 3 बैटरी ली और मुझे बोला सब पे चार्ज बता दो, सब कैपेसिटर पे। तो इसका गंदा तरीका मैं बाद में बताऊंगा, जो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि लूप में घूम दो, जो तुम्हें बताया जाता है कि एक लूप में यहाँ घूमो, जंक्शन पे करंट लॉ लगाओ, यहाँ पे वो चार्ज। बेटर तरीका समझना है क्या और ये कब काम करता है, ये सब ऑब्जर्वेशन है, सुनना ध्यान से। अगर मुझे मल्टीपल बैटरीज के पॉजिटिव नेगेटिव साथ में कनेक्टेड दिखे, मल्टीपल बैटरीज के दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, एक जगह का पोटेंशियल मान लो 0। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ का 0 मानूं, एक इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से याद रखना कि जब तक तुम वायर में मूव कर रहे हो, अनलेस अंटिल यू आर नॉट जंपिंग ऑफ द बैटरी, ऑफ द कैपेसिटर, ऑफ द रेजिस्टर, तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ का 0 अगर मैं मान रहा हूँ 0 0 0 0 0, यहाँ तक भी 0 0 0 0 0 0, हर जगह का 0 है। इससे फायदा क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ का 0 बोला, इमीडिएटली मैं आऊँगा यहाँ का 4 हो गया, यहाँ का, हाँ ये ध्यान रखना, वो -3 हो गया और 2 हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई मुझे, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि ये जो दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, अगर मैं एक जगह का x मान लूँ तो सबका x हो गया। मतलब मुझे केवल कोई x बता दे, वो वाले देखो लूप लॉ में क्या होता है, मल्टीपल अननोन बनेंगे। इस केस में 3 अननोन बनेंगे, Q1 Q2 Q3, और 3 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे फायदा क्या हुआ इस तरीके में कि मुझे केवल एक ही अननोन है, कोई मुझे x बता दे तो मुझे हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा और मेरा काम चल जाएगा। ट्राई टू फाइंड अ लूप ऐसा वाला जो वायर को कट ना करे, और वो घूम जाए। दिख गया? ये तीनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, इन पे टोटल चार्ज जीवन में कभी भी कुछ नहीं हो एक्सेप्ट 0 और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पहले अनचार्ज है, खत्म हो गया प्रॉब्लम। देखो x को मान लो सबसे बड़ा,
अगर x को मैं सबसे बड़ा मान लूं तो इस प्लेट पे जो चार्ज है x माइनस 4 इंटू 2, x बहुत बड़ा है तो पोटेंशियल, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना x प्लस 3 है ना, ये ध्यान देना, तो 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस 3, x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है, ये मच बेटर। देखो अभी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, डिपेंड कि क्या तुम्हें क्लिक करता है। तो एग्जाम में हाँ 2 सॉरी है ना, कि एग्जाम या मतलब जब सामने आ रहा है, अभी हो सकता है किसी को ये उस टाइम पे क्लिक नहीं करे या नहीं दिखे, तो लूप लॉ इज अ बिल्कुल अल्टीमेटली लास्ट तरीका, क्योंकि लूप लॉ हर जगह पे वैलिड है, बट पॉइंट ये है उसमें इक्वेशंस आएंगे 3, तो वो हम कोशिश करते हैं कि यार मतलब बिल्कुल ही जब तक कुछ नहीं चमक रहा हो, है ना, होल आइडिया है इसकी कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो। कह रहे हैं अच्छा तो मतलब इसको सॉल्व करोगे जो भी है एक्स आएगा, एक्स आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जो बड़ा वाला है वो वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, और क्यू इंटू सॉरी सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ये जीरो क्यों एज्यूम किया, तो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास ये जो रिलेटिव वाला तरीका था पीछे कि किसी एक जगह का मैं जीरो मान सकता हूं इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मुझे दिखा यार ये बहुत सारी बैटरीज कनेक्टेड हैं, अगर एक जगह का पोटेंशियल मैं कुछ मान लूं तो दूसरी जगह का मैं खट से लिख सकता हूं, तो मुझे एक ही अननोन मिलेगा। घर पे तुम ये ट्राई करना, तुम इसको जीरो की इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएंगे वो देखना, यहाँ पे तुम जीरो की जगह लिखना 2 वोल्ट। अगर मैं यहाँ 2 लूंगा तो यहाँ लिखूंगा 6, यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा वट माइनस 1 ना, -1 ना, अगर ये जो भी मतलब है ना, और फिर तुम यहाँ का x माना, फिर से सॉल्व करना, तो x की वैल्यू ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगी, बट x माइनस 2 वही आएगा जो अभी x माइनस 4 आ रहा है, x माइनस 6 मतलब जो भी है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वही आएगा। बट क्यों हम जबरदस्ती 2 ले, वो फालतू का काम है, तो बेटर नंबर इज 0 इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। हाँ मतलब अब तो आ ही जाएगा, मतलब जब पता नहीं सही है, पक्का मैथ सही करी तूने, लिख दूं बोर्ड पे, तूने भी ये लिखी, ओके 15/8 आता है ये, तो लगभग 2 है। तो अब इन दोनों में ये छोटू है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, मतलब 4 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव मतलब कितना आएगा, जो भी 4 माइनस 15/8 इंटू 2, तो दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, बट इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 15/8 प्लस 3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी पॉजिटिव दिस विल बी नेगेटिव, और 15/8 2 से छोटा है ना, तो ये बड़ा है फिर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और जब तुम करोगे तो इन टोटल समेशन ऑफ चार्ज हमेशा 0 आएगा, जो हमने अभी पहले करके देखा। तो वो जो पीछे वाला प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एक्चुअली सेम है, तुम इस प्रॉब्लम को पता है रीड्रॉ करके ये बना भी सकते हो, समझो ध्यान से, ये प्रॉब्लम एंड ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, समझो, ये 4 वोल्ट और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये कितना आया था, जो भी आया था -3, और ये है 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 वोल्ट 5 माइक्रो, दिख रहा है, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम ही है, जस्ट रीड्राइंग का तरीका है, ये सेम ही चीज लिखी हुई है। अच्छा थोड़ा सा फील एक बार समझ लेते हैं क्या है, जो काम अब फॉर्मूले उल्टा आने वाला है बट लॉजिकली समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल कैपेसिटर 2 और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे सच दैट उन पे चार्ज सेम है, तो पहले तो सेटअप समझना कि क्या है। एक कैपेसिटर 2 3 बना दे रहे हैं, ठीक है, C1 C2 अच्छा एंड C3 V वोल्ट की बैटरी, जैसे ही हमने स्विच बंद किया बैटरी से कुछ चार्ज निकलेगा, निकला 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 निकला, पहला चार्ज इस प्लेट पे अंदर गया, तो यहाँ पे आया +Q, चार्ज जितना निकला है बैटरी कभी चार्ज सप्लाई नहीं कर रही है, तो चार्ज निकला Q, इस न्यूट्रल चीज से चार्ज फोर्सफुली बाहर निकला -Q, इस पर चार्ज अंदर गया वापस से +Q, इससे चार्ज बाहर निकला -Q, फिर से अंदर गया +Q, और वो Q घूम के पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। पहला इंपॉर्टेंट चीज, 2 और मोर कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन सीरीज अगर उन पे चार्ज सेम होता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज कि अगर मेरे पास एक लाइन है उस पर कितने भी चार्जेस लगे हों, कितने भी कैपेसिटर लगे हों, सब सीरीज में, अनलेस अंटिल बीच में तुम्हें जंक्शन नहीं दिखे, इसको हम बोलते हैं जंक्शन। समझना ध्यान से, अगर बहुत सारे
चार्ज सेम से बेटर तरीका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी कैपेसिटर है, अगर बीच में कोई जंक्शन नहीं दिखे, जंक्शन अगर यहां दिख रहा है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है बट दिस इज नॉट, अगर ये नहीं होता तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में होते। सो जंक्शन का मतलब समझ में आता है ना, बीच में अगर कोई एक वायर ब्रेक हो रहा है कहीं पे किसी और जगह तो वो जंक्शन नहीं है। तो यहां तक ये समझ में आई कहानी क्या है, पक्का। अब हमने क्या बोला, एक आध दो चीजें इंपॉर्टेंट समझना कि कैसे उसको डिनोट कर रहा हूं, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। मैं अगर इस पॉइंट को बोल रहा हूं ए, तो जब तक वायर के थ्रू हम जंप नहीं कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं तो ये पूरा यहां तक ए ही होगा। अगर फिर हमने जंप किया इस पॉइंट को, और ये मैं ए बी मार्क क्या करवा रहा हूं, इट इज अ पोटेंशियल आई एम मार्किंग, कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो यहां तक ए रहेगा, इस पूरे का बी होगा, इसको मैं सी मार्क कर रहा हूं और यहाँ पे डी कर रहा हूं, तो यहां पर कोई नया नंबर नहीं लिखूंगा, ये मेरे लिए डी है। यहां तक सही, पक्का। फिर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं बोल रहा हूं V1। कहना है इसे, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है, चार्ज अपॉन उसका कैपेसिटेंस। क्या हम ये बोल सकते हैं, इस Q/C1 सेम नहीं है ना, अब Q/C2 चार्ज सेम है, नॉट द पोटेंशियल। एक मिनट, यहां तक सही। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है इन जनरल, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये सेमी लॉजिक है। इतने सारे कैपेसिटर्स को हटाकर हम क्या एक कैपेसिटर लगाए, समझना, इतने सारे कैपेसिटर को हटाकर क्या हम एक कैपेसिटर लगाए कि सेम अमाउंट की बैटरी लगाने पर उससे सेम अमाउंट का चार्ज निकले, समझना। ये V और ये Q सिंबल सेम है, इतने सारे कैपेसिटर्स को हटाकर हम क्या एक सिंगल कैपेसिटर लगाए, सेम बैटरी पर सेम चार्ज निकले, दैट इज कॉल्ड एज C इक्विवेलेंट। तो एक कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन किया हुआ है, क्या, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ यहां पर बना दूं और दोनों को कंपेयर कर दूं तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम यहां पर कुछ एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें Q सेम दिखे, V सेम दिखे और C इक्विवेलेंट की जगह कुछ C1 C2 C3 जैसा दिखे, खत्म। देखो, हाँ एक अब सुन लो यार, ये V है, यहां से मैं यहां कर रहा हूं तो V1 पोटेंशियल, V2 एंड V3। तो कहना है से वो A से D के बीच में जो V है, क्या हम उसको V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं? तो V1 V2 V3 लिखा हमने यहाँ पर, तो हमारे पास सब चीज को रिप्लेस कर रहा हूं। इस V की जगह लिख सकते हैं Q/C इक्विवेलेंट, इस V की जगह हम रिप्लेसिंग Q/C इक्विवेलेंट। V1 हमने निकाल लिया है Q/C1 बाय C2 V3 Q/C3, गायब हो गया। फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है पहला, कि अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में है देन द फॉर्मूला इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। यहाँ तक सही, पक्का। एक और चीज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर हमारा C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है, तो अगर सब पे चार्ज सेम है तो यहाँ पे चार्ज का रेशियो नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे वोल्टेज का, कि अगर मुझे बताओ कि वोल्टेज क्या होगा, तो कहना है से वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, रेशियो V हमारा है Q/C, सब पे Q सेम है, तो कहना है से जो V1 वो 1/C1 1/C2 कैसे यूज होगा, वेलकम टू, एंड वो रेशियो इनवर्स होता है क्योंकि चार्ज सेम है। तो हमारा V का रेशियो अपने को याद रखना है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर होता है। याद रख सही, पक्का। राइट डाउन ये पूरी चीज, इस पे एक चीज और याद रखेंगे अपन। ओके, क्या क्या याद रखना है वो सुन लो एक मिनट अब। सो अगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सीरीज का लॉजिक क्या है, कि अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर अगर एक लाइन में है, सिंपल लैंग्वेज में मतलब उन पे चार्ज सेम है, देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। दूसरी चीज है, हम ये दो कैपेसिटर के लिए हम डायरेक्टली याद रखेंगे, हम बार बार 1/C1 नहीं करेंगे, ओनली फॉर टू कैपेसिटर, कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर हैं तो वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 डायरेक्टली याद रखेंगे। इसमें हम बार बार ये नहीं करेंगे, उल्टा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, केवल दो के लिए। अगर तीन या उससे ज्यादा होंगे देन विल डू दिस थिंग, बट अगर दो हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2, C1 C2 एलसीएम आया, उल्टा करा तो वो याद रखेंगे। दूसरी चीज याद रखेंगे कि जो वोल्टेज, क्योंकि चार्ज सेम है तो चार्ज का रेशियो नहीं पूछेंगे, वोल्टेज का रेशियो जो होता है वो 1/C1 1/C2 के बराबर होता है। तीसरी चीज याद रखेंगे, अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे जो ये ABCD मार्क करा है, तो जब हम इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो केवल लास्ट वाले दो पॉइंट रह जाते हैं, बीच वाले पॉइंट गायब होते हैं। इसका यूज केस मैं बाद में बताऊंगा। मतलब ये फाइनली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो A और D के बीच में है, बीच वाले जो B और C है वो गायब हो गया है। ये भी बाद में, बस इसको ऑब्जर्व कर लो, आई विल टेल यू द यूज केस बाद में। सो सीरीज में जब होते हैं तो जो बीच का पोटेंशियल है वो गायब हो जाता है और एंड टू एंड बचता है।
यहाँ तक सही। इसका एक बिल्कुल गरीब सा प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक। सर हो गया? क्या बता, अरे चुप है, थप्पड़ मारो। हाँ अभी जो बोला बहुत कुछ बोला। अच्छा नहीं, मैंने ये बोला कि जब मैंने इसको इसमें लिखा ना, तो ध्यान दो कि ये जो एंड पॉइंट थे बैटरी के अक्रॉस, वो ए और डी बचे हैं, जो बीच का जो पॉइंट है बी और सी, वो वहां पे गायब हो गया है। हाँ इसको मैं बाद में यूज बताऊंगा, हाँ वो लूप की तरह सोचेंगे बाद में, ठीक है। सोचो जो सबसे गरीब प्रॉब्लम, ये वाला मैं करा भी नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा वाला, 2 कैपेसिटर दो, एक 5 दे दो, एक 3 दे दो माइक्रोफैरड, है ना, और हो गया ना। 15 हाँ नहीं मैं लेकिन सुन तो लो क्या पूछना है मुझे, है ना। अगर मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द वोल्टेज का रेशियो, या व्हाट इज V1 एंड V2, कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V1 एंड V2। अच्छा एक मैं ही बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का नहीं, तो हमें ये समझ में आ गया है ना। तो V1 रेज़ टू V2 हमारे पास क्या था, 1/, अच्छा नंबर ही अजीब सा है, ओके। ये तो क्या हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 और 5 आएगा, मतलब मुझे इस 10 वोल्ट को 3⁵ में डिवाइड करना है। आई होप सबको ये चीज़ें तो पता होगी। 3/5 में 10 को करनी नहीं, तुम्हारी गणित पे थोड़ा डाउट ही है मुझे वैसे तो, है ना तुम्हें भी क्या। अच्छा किसी को इसमें डाउट है क्या, ये कैसे लिखते हैं, है ना, होगा मतलब, है ना, पता है क्या, पक्का किसी को ये चीज़ नहीं पता हो कि इसको ये क्या है, ये कैसे करा है। अगर मुझे Q पूछा जाए, देखो 2 तरीके हैं, या तो मैं C इक्विवेलेंट निकालूं, C1 C2 C1 + C2, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चार्ज आएगा। मतलब अगर मुझे चार्ज पूछा गया है तो C1 C2 C1 + C2, ये हमारा वो आया इंटू 10 वोल्ट, ये हमारा चार्ज आया है। चार्ज सब पे सेम है, तो Q/5 Q/3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो अगर मुझे चार्ज पूछा जाएगा तो मैं ऐसे जाऊंगा, अगर मुझे डायरेक्टली केवल V1 V2 पूछा गया तो मैं ये करूंगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या गिवन है या क्या पूछा गया है, उस पर कहानी है। श्योर, पक्का, किसी को डाउट? नो, जल्दी से पैरेलल लिखो, नो पैप है। हाँ फिर से बोलो। अच्छा तो हमने क्या बोला, ये दोनों सीरीज में दिख गए। इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 C2 C1 + C2, तो इक्विवेलेंट C1 C2 C1 + C2, तो फिर एक ही, और CV C इक्विवेलेंट इनटू, ओए रुक बैठ यार, अब जल्दी लिखना है, लिखो फिर जल्दी जल्दी जल्दी। भाई क्या लिखना है इसमें, मतलब तू देख, मतलब अपने हिसाब से यार, इसमें क्या मतलब। पैरेलल का एक्चुअली डेरिवेशन खत्म कर लेते हैं एटलीस्ट। राइट डाउन पैरेलल कॉम्बिनेशन, डन हो गया। मतलब वो लिख रहा है, मैं जस्ट वेटिंग। मतलब बेसिक लेवल वाले तो यही होते हैं। ओके पैरेलल, C1 C2 C3, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, फिर से एक बार मार्किंग समझाना चाह रहा हूँ। V वोल्ट की बैटरी, चार्ज निकला Q, जैसे ही यहां पर पहुंचा उसको दिखे 3 जंक्शन अलग अलग, ठीक है। इस पर गया Q1, इस पे गया Q2, इस पे गया Q3, ठीक है। 2 और Q1 इस प्लेट पे अंदर गया तो प्लस Q1, इससे बाहर निकला तो Q1 यहाँ आ गया, इस पे अंदर गया प्लस Q2, इस पे माइनस Q2 और Q2 यहाँ आ गया, इस पे अंदर गया तो प्लस Q3, यहाँ से बाहर निकला माइनस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अंदर आया, जंक्शन Q वापस। सर्किट समझ में आ गया, पक्का। दूसरी चीज, इफ, अच्छा एक बार नेमिंग और समझ लो, इसका यूज केस बाद में आने वाला है। फिर से अगर मैं इस पॉइंट को A मार्क कर रहा हूँ, बैटरी के पॉजिटिव वाले को A यहाँ तक A, ठीक है। बट जब तक मैं जंप नहीं कर रहा हूँ जंक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। ये A है तो ये पूरा A है, ये भी A है,
अगर मैंने इसको बी मार्क करा, बी 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 बी, क्या ये मार्किंग समझ में आ गई फट से? कौन सा वाला? ए ना यार, यही यार, तुम लोग जल्दी जल्दी चक्कर में ना तुम लोग ना, यही क्लास। ओके, फिर से सेम स्टेटमेंट, 2 और मोर कैपेसिटर आर सेट टू बी इन पैरेलल अगर उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। ये ए बी सब पोटेंशियल के लिए लिख रहा हूँ, ये भी ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, और ये भी ए बी के बीच में। इक्विवेलेंट का मतलब अगर इन तीनों कैपेसिटर को हटाकर हम क्या एक कैपेसिटर लगाए कि सेम अमाउंट की बैटरी लगाने पर उससे सेम अमाउंट का चार्ज निकले। अगेन क्यू नहीं, सॉरी Q1 Q2 Q3 नहीं, बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है इट हैज़ टू बी सेम और सेम बैटरी लगी है। तो फिर से कुछ ऐसा काम करना है अपने को उधर पे कि Q और C इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में मैं अगर उस जगह पे पहुंच जाऊं, जैसे ही उसके रिस्पेक्ट में पहुंचूंगा दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारा काम चल जाएगा, राइट? पक्का? खत्म। चार्ज यहाँ पे Q एंटर करा और वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 Q2 Q3। चार्ज कमिंग इन एट अ जंक्शन इज इक्वल टू गोइंग आउट। पक्का? जो VAB है, कैन ऐसे AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें A हायर है, कैन ऐसे वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है इस केस में, विच इज V। तो इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। तो Q1 की जगह हम लिख सकते हैं C1 इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर AB और ये भी AB, और AB की वैल्यू हमें V दी गई है। Q2 की जगह हम फिर से लिख सकते हैं C2 इंटू V, क्योंकि वो भी AB के अक्रॉस है, और C2 Q को इस इक्वेशन से वापस से C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हैं, गायब हो गया V। C इक्विवेलेंट इज कमिंग आउट टू बी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारे पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर अगर पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो सेम है। यहाँ पर चार्ज का रेशियो की बात होती है, तो मतलब यहाँ पर रेशियो हम किसका याद रखेंगे? Q1 Q2 और Q3 का। Q इज इक्वल टू CV है, तो कहना है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताओ ये कहानी समझ में आ रही है? Q1 Q2, हाँ ओके, पक्का? अच्छा, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये AB के क्रॉस है, तो इवेंचुअली जो इक्विवेलेंट आया है वो भी AB के क्रॉस होगा, क्योंकि वो AB ही है, पोटेंशियल डिफरेंस वो AB के क्रॉस ही है। हाँ, मैं तो फिर से बोलूँ, मैं तो बोलूँ सेम ही नहीं है, मैं तो बोलूँ मैंने मार्किंग करी इस पॉइंट को। अगर मैंने A बोला है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो ये वायर चल रहा है, वायर 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 वायर, यहाँ तक वायर, उसके बाद भी ये ऊपर हमने डिवाइड करा, बट है तो वो कनेक्टिंग वायर। जब तक तुम जंप नहीं कर रहे हो कैपेसिटर, बैटरी या रेजिस्टर से, तो अगर यहाँ का ये, तो यहाँ का भी A, इस पॉइंट को मैंने B बोला है क्योंकि मैं बैटरी से जंप कर रहा हूँ। ये B, ये भी B, तो ये भी AB के बीच में, ये भी AB के बीच में, ये भी AB के बीच में, हाँ, और वो बैटरी यहाँ पे, तो वो सब AB के अक्रॉस लगे हुए हैं, तो वो V है। तो इसलिए कि पैरेलल इज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। हाँ, A और B के बीच का आराम से पोटेंशियल के लिए A और B लिखा है, डिस्टेंस नहीं है ना। A और B मतलब ये A माइनस B को मैंने V लिखा है, ऐसा लिखा है ना। पक्का? क्या मैं एक प्रॉब्लम कर ले? बहुत प्यार करते हो तुम यार, एक कर ले प्रॉब्लम।